कहाँ अपॉर्चुनिटीज देखते हो जहाँ पे इंडिविजुअल पैसे कमा सकते हैं? अपॉर्चुनिटीज हर फील्ड में, सर्विसेज, चाहे एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स हैं, खेतों को हम प्रोडक्शन इंप्रूव कर सकते हैं। डू यू थिंक कि हम बाहर की कंपनीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है? लेबर की स्ट्राइक है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, इन सब चीज़ों के कारण से हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। गवर्नमेंट बड़े प्लेयर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है देन स्मॉल प्लेयर्स। बड़े बिजनेस को पैसा ज़्यादा मिलता है और छोटे बिजनेस को बात ज़्यादा मिलती है। रेलवे पे 2.5 लाख करोड़ खर्च करेंगे, रोड्स, मेट्रोस, डिफेंस, किसके पास जा रहा? बड़े बिजनेस के पास जा रहा। जितने आप बड़े बड़े नाम सुनते हो सब बोल रहे हैं नेक्स्ट डेकेड इज ऑफ इंडियाज डेकेड। भारत द नेक्स्ट डेकेड। ये ज़्यादा हवा है, जो चीज़ जो ड्राइव कर रही है ग्लोबल ग्रोथ को, वो हमारे पास नहीं है, तो हम आगे ज़्यादा कैसे बढ़ेंगे? चाइना से बिजनेस करने में नुकसान क्या क्या है हमारे पास? नुकसान पॉलिटिकल साइड, इकोनॉमिक साइड में नहीं है। सुभाष गर्ग, इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी। हमने उनसे जाना एक कंट्री कैसे पैसे कमाती है, कैसे पॉलिसी और फाइनेंस के डिसीजन देश की ग्रोथ को शेप करते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जहाँ पे गवर्नमेंट आज बहुत खर्चा करती है एंड वहाँ नहीं करना चाहिए उन्हें? पीएम किसान हुआ या फूड सब्सिडी हुई, हमारे 48 लाख करोड़ के बजट में 11-12 लाख करोड़ इस तरह की चीज़ों पर खर्च होता है। इसमें भी काफ़ी स्कोप है उसको कम करने का। एक कंट्री पैसे कैसे कमाती है? टेक्नोलॉजी, स्किल लेबर, इंटरनल डिमांड, एक्सटर्नल एक्सपोर्ट जो ड्राइव करते हैं ग्रोथ। गवर्नमेंट का जो पैसा आता है उसको इस तरीके से हम यूज़ करते हैं जिससे वोट्स आए, कि उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं जिससे कंट्री की ग्रोथ हो जाए? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। तो आप फाइनेंस के ऊपर बहुत बात करते हो, आपका एरिया और डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज फाइनेंस रह चुका है, इकोनॉमिक्स रह चुका है। आप इसके बारे में किताबें लिखते हो, आपका एक्सपीरियंस पूरा वहाँ है, फाइनेंस सेक्रेटरी में थे, राइट? तो यू हैव लिव्ड दिस। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ना अब यहाँ से आगे चलते हुए पॉडकास्ट में ये है कि मैं आपसे समझने की कोशिश करूँ कि अपने कंट्री की इकोनॉमी कैसी है। ठीक है, उधर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पैसे कैसे बनते हैं, खर्चा कैसे होते हैं, कहाँ सही जगह खर्चा हो रहे हैं, कहाँ गलत हो रहे हैं। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा पॉलिसीज कितना इंपॉर्टेंट होती है। तो आप ये मानो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ओके, और मैं इंडिया का यंग बच्चा हूँ 20s में अपने, जो देश को समझने की कोशिश कर रहा है। हाँ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी समझने की कोशिश कर रहा है और कहाँ पैसे बन सकते हैं, कहाँ खर्चे हो सकते हैं, ये सब समझ। राइट, ठीक। तो मैं उस हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, एकदम बेसिक्स पे अपन बात करेंगे। ठीक। इट्स लाइक अ मास्टर क्लास। एंड ये मेरे ख्याल से ये हम सब लोगों का, मैं और मेरे सारी ऑडियंस का ये प्रिविलेज रहेगा कि हम इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी से फाइनेंस सीख रहे हैं देश का, राइट? इट्स अ प्रिविलेज। शायद ही कुछ लोगों को ये मौका मिलेगा, सो इसलिए मैं उस हिसाब से आपको डीप करने की कोशिश करता हूँ। प्री इंडिपेंडेंस से देखें, प्री इंडिपेंडेंस से 1900 से 1947 तक आपको मालूम है देश की आर्थिक वृद्धि, विकास की वृद्धि दर क्या थी? 1% पर है। अभी 1% से 44 साल में 4.5% रखे, तो 1% के मुकाबले तो 4% बहुत लगता है। हाँ। लेकिन उसी समय जो दुनिया भर में और देश आज़ाद हुए, वो कोई 9% पे पहुंचा, कोई 10% पे पहुंचा, कोई और, सब आगे आगे निकलते रह गए, हम धीरे धीरे बढ़े और पूरे देश की आर्थिक जगत को हमने बांध दिया। लाइसेंस, परमिट, कोटा, फलाना ढिकड़ा, इम्पोर्ट, सब कुछ कंट्रोल, राइट? तो उसका रिजल्ट होता है होपलेस परफॉर्मेंस 45। अब 91 में फिर रियलाइज हुआ, खोला, सारा लिबरलाइजेशन हुआ, सब कंट्रोल्स हटाए। तो 91 से अगर भी कांग्रेस का पीरियड अगर मानते हैं, 5 साल तो कम से कम उनका सरकार रही, उसके बाद बीच में और भी 2 टर्म आए। सो वो पीरियड इज मच बेटर देन प्री 91। दैट पीरियड इज मच बेटर। अब उसके बाद 2014 तक बीच में कुछ खिचड़ी सरकार वगैरह उनको छोड़ दो, तो भी आपका ये सरकार, दिस परफॉर्मेंस इज मच बेटर, राइट? फिर आप 2014 के बाद देखें तो पहले टर्म में 5 साल was much better, second term was hopeless, and the third term now which we are beginning, ये तो और भी मुश्किलात की तरफ जाता है। एकदम फाउंडेशन बेसिस पे बताओ कि
आज हमारी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेट क्या है, हम कहाँ पर हैं आज, इकोनॉमी की स्टेट क्या है आज, हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या इंडिकेटर्स हैं जिससे आप जज करते हो? टेल मी वेरी बेसिक। आप या कोई भी व्यक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पैरामीटर क्या होता है? जीडीपी हम लोग बात करते नहीं, हैं। जीडीपी तो देश हाँ, की, देश के लिए, व्यक्ति के लिए। पैसे कमा रहा हूँ मैं, कितने कमा रहा हूँ, मैं कितना कमा रहा हूँ, हाँ, इनकम मेरी क्या है, इनकम, हाँ, मेरी इनकम कितनी है, मैं पैसे कितने कमाता हूँ, घर हाँ, कितने लेके जाता हूँ। तो जीडीपी एक तरह से देश के सारे 140 करोड़ लोगों की कुल मिला के इनकम है। ओके, तो ये, तो आज देश के सारे लोगों की इनकम कुल मिला के ये आज कितनी है? आज के दिन इसको, अब ये नंबर भी बहुत बड़े हो जाते हैं, लाख करोड़, राइट, लाख करोड़। तो देश की इस समय जो 23-24 की देश की कुल मिला के जीडीपी या टोटल इनकम, वो रफली है 325 लाख करोड़, 325 ट्रिलियन इन रुपीस। हाँ, रुपीस। डॉलर्स में कितनी होगी हमारी? डॉलर में हमारी इनकम पिछले साल की थी 3.57 या 3.6 ट्रिलियन। तो 10 ट्रिलियन का संदर्भ या 5 ट्रिलियन का संदर्भ इस तरह से देख सकते हैं। ओके, तो आज हम जहाँ पर हैं वो 3.6 ट्रिलियन, 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स पे हैं। हाँ, और हम सोचते हैं कि ये 10 तक लेके जाना, 10 तक लेके जाना, ये 5 तक लेके। कहाँ से चले थे? 18-19 बेस है, 19-20 में पहली बार अनाउंसमेंट हुआ। उस समय हमारी देश की जो पूरी जीडीपी इन डॉलर टर्म्स 2.7 ट्रिलियन थी। कौन से ईयर में? 18-19 में। हाँ, राइट, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट था 10 ट्रिलियन का, पहली बार 19-20 के बजट में हुआ था। उस समय मैं भारत सरकार में था, वो शब्द मेरे लिखे हुए। अच्छा, ठीक है, पीयूष गोयल ने पढ़े थे, राइट, और सहमति के बाद पढ़े थे, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि भाई ये हमारी एम्बिशन एस्टैब्लिश होनी चाहिए। तो 10 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी का अनाउंसमेंट, एम्बिशन पहली बार 2019-20 के इंटरिम बजट में 1 फरवरी वाले बजट में कहा गया था। ठीक है, तो उसमें 18-19 था, 19 चल रहा था, फरवरी 19 की बात कर रहे हैं। तो 18-19 को अगर हम बेस ले हैं तो उस समय हमारी इनकम या जीडीपी 2.7 ट्रिलियन थी। तो आपने सोचा 4 गुना अब हमको हमारी इनकम बढ़ानी है, 10 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन के लिए 4 तो गुना, लगभग 3.5 गुना होनी चाहिए। और कब तक? मिडल ऑफ 2030s। ओके, ये कब? एक दिन में तो होती नहीं। हाँ, तो 10-11 साल 15 साल में कितने साल? हाँ, तो 15 साल में रफली। तो शब्द वहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ था मिडल ऑफ 2030s। ओके, सो लेट अस टेक 2035, मिडल मानने में 2035। तो 2019 में आप चल रहे हैं, 2035 में आप पहुँच रहे हैं। 16 साल में आप 2.7 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन पहुँचे। ये आपने बोला था, ये उसमें अनाउंसमेंट हुआ। फिर दूसरा अनाउंसमेंट हुआ उसी साल जब जुलाई में बजट हुआ। उससे पहले नीति आयोग की जो बैठक हुई, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये मानते हुए कि भाई 2035 दूर है, पहले का भी बताओ, तो 2024-25 तक, जिसमें इनका दूसरा टर्म ख़त्म होगा, उसके आसपास तक हम 5 ट्रिलियन पे पहुंचेंगे। ओके, सो 2.7 से 5 ट्रिलियन, डबल, 6 साल, ऑलमोस्ट 6 साल में। डबल तो नहीं, हाँ, ऑलमोस्ट 80% ऊपर मान लीजिए 5 साल में। ये उसके मुकाबले ज़्यादा एम्बिशियस है, लेकिन रियलिस्टिक है, हो सकता है 6 साल में। अगर आप कोई भी चीज़ डबल करने के लिए एक अगर रेट ऑफ ग्रोथ आप अज्यूम करें, तो अगर आप रफली लेट अस से 9% से ग्रो कर रहे हो तो 8 साल में डबल कर लेते हैं। आप 10% से ग्रो कर रहे हो तो लगभग 7 साल में डबल हो जाती है। अगर आप 11% से ग्रो कर रहे हो तो लगभग 6 साल में डबल हो जाती है। तो अगर आप 11% में, ये सेम प्रिंसिपल आप अपनी एफडी के लिए भी लगा सकते हैं, राइट। डॉलर टर्म्स में आप तय कर रहे हो, तो डॉलर टर्म्स में दो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। एक तो आपकी ग्रोथ क्या है,
ग्रोथ में नॉमिनल ग्रोथ कहते हैं कि आपकी जो करंट प्राइसेस में, और रियल ग्रोथ कहते हैं जिसमें आप एक बेंचमार्क जैसे 2011-12 का अगर उसकी समय की प्राइसेस लेके चलो तो आप उस टर्म्स में कितना, तो ये जो ग्रोथ डॉलर में है वो नॉमिनल टर्म्स में गिनी जाती है। तो नॉमिनल टर्म्स में इन्फ्लेशन शामिल होता है। तो आज भी हमारी 9-10% की ग्रोथ आज भी है, राइट। ग्रोथ, रियल ग्रोथ पिछले साल जैसे थी 8% थी, इस बार अभी 6% की बात हो रही है, आपने पढ़ा होगा, राइट। सो इस बार 6%, लेकिन नॉमिनल ग्रोथ जो है वो 9-9.5%। तो 11% 9-9.5% से ज़्यादा मुश्किल दूर नहीं है। दूसरा, अगर आपका रुपया डॉलर के मुकाबले अप्रिशिएट हो जाए तो वो ग्रोथ में जुड़ जाता है, और डॉलर के मुकाबले रुपया डेप्रिशिएट हो जाए तो आपकी ग्रोथ घट जाती है। तो अगर मान लीजिए 2% आपका रुपया अप्रिशिएट हो गया तो 2 और 9% आपकी नॉमिनल ग्रोथ हुई, तो 11% भी ग्रोथ हो जाती है। 11% की ग्रोथ जो है इतनी डिफिकल्ट नहीं है। 2004 से और 2014 के बीच में हमारी 14% की ग्रोथ थी डॉलर टर्म्स में। 2004 से 2014 के बीच में डॉलर टर्म्स में 13-14%। एंड 2014 के बाद ये कभी देखने को नहीं 2014 के बाद हम 7% के आसपास से ग्रो किए हुए। डॉलर टर्म्स में 7, तो आधी क्यों हो गई है? हो गई बिकॉज डॉलर के मुकाबले रुपया घट रहा है। दूसरा, हमारी नॉमिनल ग्रोथ ही कम हो गई है, दोनों चीज़ें कम हो गई। तो उसका अब जैसे इस साल का अगर आप लोग हैं तो इस साल मान लीजिए 10% नॉमिनल ग्रोथ होती है, लेकिन अब आजकल रुपया गिर रहा है। अगर मान लीजिए साल भर में 4% रुपया गिर जाता है डॉलर के मुकाबले, तो डॉलर में हमारी ग्रोथ कितनी होगी? 6%। अगर ये उलट जाए, 4% आपका रुपया अप्रिशिएट हो जाए तो वो 14% हो जाए। तो दोनों का जो है मिलिया फैक्टर काम। ओके। तो एक तो फैक्टर जो आप पूछ रहे थे, जो लोगों को सबसे इकोनॉमिक्स में, ये कि मेरी आमदनी कितनी, विच इज़ इक्वलेंट टू जीडीपी। दूसरा, लोगों को सबसे ज़्यादा ये चीज़ इंटरेस्ट करती है कि एम्प्लॉयमेंट, मेरी नौकरी है या नहीं, राइट। तो नौकरी क्यों होती है? नौकरी केवल नौकरी के लिए कोई आपको सरकार ही दे पाती है नौकरी, बाकी प्राइवेट सेक्टर आपको नौकरी के लिए नौकरी नहीं देता। आप भी नहीं रखेंगे किसी को भी, ठीक। क्यों रखते इसलिए हैं कि वो कुछ ना कुछ आउटपुट करने में मदद करता है। अगर आउटपुट करने में मदद नहीं करेगा तो आप उसको नहीं रखेंगे। और आजकल आउटपुट आदमी से भी होता है, जो लेबर, और मशीनों से भी होता है, राइट। और मशीनों का चलन ज़्यादा भी बढ़ रहा है, जो कैपिटल समझ लीजिए। तो अगर कैपिटल से आउटपुट ज़्यादा हो जाए और लोगों की ज़रूरत ना हो, तो फिज़िकल लेबर ऑटोमेशन से काफ़ी कम होता चला जाएगा। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटेलिजेंट लेबर भी कम होता चला जाएगा, राइट। तो लेबर की क्या स्थिति है, एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, वो लोगों को काफ़ी, एक और फिनोमिनन जिसको लोग काफ़ी परेशान रहते हैं या इंटरेस्टेड रहते हैं, वो इन्फ्लेशन है। एक कंट्री पैसे कैसे कमाती है? क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ना है तो बहुत पैसा चाहिए, राइट। अब वो पैसा या तो देश उधार ले सकता है, या देश खुद में कमा सकता है कुछ आउटपुट करके, या वो बाहर के लोगों से इन्वेस्ट करा सकता है, राइट। यही 3 तरीके होते हैं मेजरली, कि और भी कोई तरीके होते हैं? आप जो देखिए, 3 चीज़ों में अंतर समझना ज़रूरी है। एक तो पैसा, जिसका इंग्लिश में मनी, राइट। दूसरा विनियोजन, जिसका मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और तीसरा वैल्यू एडिशन या उत्पाद, आउटपुट। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, बट वैल्यू एडिशन, कुल मिला के कितनी वैल्यू ऐड हुई, ठीक है, राइट। ये 3 चीज़ें में कई बार लोग मिक्सअप करते हैं। वो सब पैसा जो है वो करेंसी या मनी है, राइट। दैट इज़ नॉट इक्वलेंट टू इनकम और आउटपुट। पैसे रिजर्व बैंक छाप सकता है, करेंसी और इशू कर सकता है, मनी और इशू कर सकता है। मनी आप बाहर से उधार भी ले सकते हैं, वो भी वो आपके पास आ सकता है। तो पैसा इज़ नॉट इक्वलेंट टू आउटपुट, दैट इज़ द डिफरेंस वी शुड अंडरस्टैंड। दूसरा, इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट आप जितना कमाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की कि कितनी इनकम है, राइट। अब इनकम में से एक हिस्सा आप खर्च कर देते हैं, कंजम्पशन जिसको कहते हैं, ठीक है। आप खाने पे, कपड़ों पे, आपके रहने पे, मकानों का, जिस पे भी आपका आप कंजम्पशन पे आप खर्च कर देते हैं। 1% एक हिस्सा आप बचाते हैं, और जो हिस्सा बचाते हैं और उसको या तो आप सीधे इन्वेस्ट करते हैं या फिर आपके भी हाथ पे कोई बैंक या वो इन्वेस्टमेंट या कोई कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करती है, आप उसको दे देते हैं और वो इन्वेस्ट कर देती है नई फैक्ट्री, नई चीज़ में, राइट। और उसी इन्वेस्टमेंट के लिए विदेशी भी आपके पास जो आता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट से नई कैपेसिटी क्रिएट होती है, बट अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव भी वही है कि गुड्स एंड सर्विसेज पैदा करना। सो रियल थिंग इज़ कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन और उसका कंजम्पशन में कितना वृद्धि हो रही है। पैसा है सच, अगर आप वैसे पहले इन्फ्लेशन की का कारण ये बात है, रिजर्व बैंक ने बहुत पैसे छाप दिए, अब वो पैसे छाप के आपको दे दिए, बट उत्पादन बढ़ा नहीं, तो फिर क्या है, उत्पादन की दाम बढ़ जाएगा। ओके, तो कंट्री आगे कैसे बढ़ती है ये आपने समझा दी है, कंट्री पैसे कैसे कमाती है, राइट। और ये अगर ये एडिशन होते जाएगा तो कंट्री की ग्रोथ होगी, राइट। कंट्री की ग्रोथ होती कैसे, क्यों कुछ कंट्रीज बहुत आगे चले जाती हैं और कुछ कंट्रीज नहीं ग्रो कर पाती है? देखिए, दिस इज़ फैसिनेटिंग। अगर आप एक 1940s जिसमें हम भी आज़ाद हुए 47 और 40s में 50s में लगभग सारी दुनिया भी और आज़ाद हुई, ठीक है। लोग अलग अलग रास्ते चले, चाइना कम्युनिस्ट रास्ते पे चला गया, कई सारी और कंट्रीज़ कम्युनिस्ट रास्ते पे चली गई, हिंदुस्तान मिक्स्ड इकोनॉमी के रास्ते पे चला गया, राइट। जापान जो डेवस्टेटेड हो गया था, जापान, कोरिया, ताइवान, ये दूसरे रास्ते पे चले, कैपिटलिज्म के रास्ते पे चले। अलग अलग लोगों का अलग अलग मौके सबके पास थे। मौके कहाँ से आए थे कि एक तो उनकी खुद की जो जनता थी वो पहले गरीब थी, उनको कंजम्पशन उनका बहुत कम होता था, उनके पास खाने पीने के साधन कम थे। तो आप अगर उत्पादन बढ़ा देंगे तो आपकी खुद की जो जनता है उसको बेहतर कंजम्पशन करने में मदद मिलेगी। एक तो आपके पास वहाँ से डिमांड आती थी, उससे आपको ग्रोथ आती थी। और दूसरा जो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री थे, चाहे अमेरिका, यूरोप वगैरह, इनके यहाँ पे बहुत प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगी तो बहुत उनके यहाँ से डिमांड आने लगी, तो आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो दो मुख्य ऑब्जेक्टिव होते, माध्यम होते हैं जिससे कंट्री का इनर कंजम्पशन या एक्सपोर्ट, और या एक्सपोर्ट, दो चीज़ों पे आप अपना ग्रोथ ला सकते हैं। अब ग्रोथ कैसे लाएं आप? उसमें सबसे बड़े दो साधन होते हैं। एक तो साधन ये रहता है कि आपके पास टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, राइट। अब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पहली इंडस्ट्री थी दुनिया में जिसने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और बहुत हुआ, वो इंग्लैंड में हुआ। तो इंग्लैंड में अब उससे पहले कपड़ा बनने का हम लोग हैंडलूम्स में और इन पे बनाते थे, बड़े स्लो प्रोसेस से बनाते थे, अच्छा बनाते थे, लेकिन हम बनाते थे, हिंदुस्तान बनाता था ज़्यादातर। अब उसके बाद जो ब्रिटेन वगैरह में ये सारे इनोवेशंस हुए, तो उससे आप विश्वास करिए 250-300 गुना फास्टर और चीपर चीज़ें बनने लगी, तो निश्चित रूप से वो आउट कम्पीट कर देंगे। हाँ। उन्हीं का उत्पादन होगा, वो बिकेगा, वही जाएगा दुनिया भर में, आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह बाद में स्टील के प्रोडक्शन में, एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में, इसमें टेक्नोलॉजी जिसने भी बढ़ाई। फिर कंप्यूटर्स वगैरह जो लेके आए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, उसमें आजकल सेमीकंडक्टर, सोलर। सो अलग अलग समय में अलग अलग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते हैं जो ड्राइव करते हैं ग्रोथ को। अगर आप उसमें आगे हैं, आप उसमें लीडर हैं, तो आपको आप ग्रो करेंगे, और अगर आप उसमें लीडर नहीं हैं तो आप नहीं ग्रो करेंगे। और दूसरा आपकी लेबर का है, आपकी लेबर कितनी स्किल्ड है, आपकी कितनी ट्रेंड है, कितनी बेहतर है, उसके मुकाबले जो लेबर प्रोडक्टिविटी है उस हिसाब से आपकी ग्रोथ होती है। इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो
इंटरमीडिएट साधन है। उन इन्वेस्टमेंट से आप टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, आप इन्वेस्टमेंट से फैक्ट्रियां बनाते हैं, मशीन लगाते हैं, और तो ये मेन ड्राइवर्स हैं। टेक्नोलॉजी, स्किल लेबर, डिमांड, इंटरनल डिमांड, एक्सटर्नल एक्सपोर्ट, इसमें हम अनफॉर्चुनेटली हमने जो पॉलिसीज़ अपनाते गए, अब हमने कहा कि हम तो सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी रखेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की सब चीज़ें देश में पैदा करेंगे। हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, हमने टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं की, लोगों ने, दुनिया ने तो टेक्नोलॉजी ईजाद किए गए। आप किसी भी एक इंडस्ट्री का उदाहरण लेके चले जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हुए, तो हम फिर दूसरों से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके टेक्नोलॉजी अपना लेते हैं, तो धीरे धीरे आपने देखा अब 50s से पहले हमारे देश में भी मिल्स आ गई थी, कपड़े की मिल। जापान वगैरह हमसे पीछे थे, इवन टेक्सटाइल में जापान आगे निकला, फिर उसके बाद साउथ कोरिया आगे निकला, फिर उसके बाद ताइवान आगे निकल गए, ये साउथ ईस्ट एशिया में लोग आगे निकल गए, फिर बाद में चाइना आगे निकलता, हम आगे मारे। सो अगर हम एडवांसमेंट नहीं करेंगे, ओपन रह के नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी को नहीं बढ़ाएंगे, आज अगर आप देखोगे तो आज कंप्यूटर्स हैं जिसमें सेमीकंडक्टर्स हैं, डिजिटल साइड है जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट विकसित हो रही है। दूसरे साइड में एनवायरमेंटल चीज़ें हैं, सोलर सेल्स हैं जिससे आप रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करते हैं। वो उसकी टेक्नोलॉजी किसके पास है? हमारे पास नहीं है। तो हम कैसे दूसरों को कम्पीट करेंगे? तो टुडे यू फील क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली पीछे हैं, इसकी वजह से हम कम्पीट नहीं कर सकते लोगों से, एंड इसकी वजह से हमारी ग्रोथ कम है। जिसमें है हमारे पास, तो हमारी जैसे हमारे ब्रेन पावर हमारा बहुत बेहतर है, हमारा जो ह्यूमन टैलेंट है वो रिलेटिवली बहुत अच्छा है, उसकी कॉस्ट भी यहाँ पे रिलेटिवली कम है। तो आपने देखा कि 90s के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में और आजकल ये GCC वगैरह में, इन चीज़ों में, फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारा बहुत हम दुनिया से और लोगों से आगे हैं, तो उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। बट ओवरऑल टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं। ओवरऑल टेक्नोलॉजी में पीछे। आज अगर इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी, सोलर वगैरह में या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह में, जो आज के दिन की नई दिशा है, या क्रिटिकल केमिकल्स वगैरह में, इसमें चाइना इज़ फार अहेड ऑफ इवन द वेस्ट। लेकिन अगर हम ये तय करें कि हम चाइना के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, तो फिर ठीक है, आप पिछड़ते रहिए। पर चाइना से बिजनेस करने में नुकसान क्या क्या है हमारे पास? मेरे साथ देखिए, दो दृष्टिकोण से देखेंगे, क्योंकि कोई नुकसान होगा तभी इतने टैरिफ्स लग रहे हैं। वो हमारा नुकसान पॉलिटिकल साइड में है, इकोनॉमिक साइड में नहीं है। एक्सप्लेन। इकोनॉमिक साइड में अब देखो, आज देश में हम भी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोलर पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। सोलर प्लांट्स हमारे देश में भी बहुत इन्वेस्टमेंट बन रहे हैं, लेकिन सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स कहाँ से आते हैं? अभी भी हम चाइना से 80% हमारा इंपोर्ट करते हैं, और हम ये भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोलर सेल्स और ये देश में ही बने। हमने PLI में, इनमें कई सारी स्कीम्स में बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ हो नहीं रहा है, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। आपके पास आप उस टेक्नोलॉजी को इवॉल्व नहीं करते। इसमें देखिए, सोलर में किलर चीज़ क्या है? किलर चीज़ ये है कि आप जो सोलर इंसुलेशन होता है, जो लाइट के माध्यम से आपके उस पे सेल पे गिरता है, उसका कितना प्रतिशत आप बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मुख्य चीज़ है, ठीक है। और ये उस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है जो डिफरेंट मटेरियल्स को और इस चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इवॉल्व होती है। वो टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, राइट। तो अगर आप सोलर सेल बनाने की फैक्ट्री लगा भी लेंगे, सोलर प्लांट की पावर जनरेशन का प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ, सोलर सेल बनाने की फैक्ट्री लगा लेंगे, तो उस बनाने के लिए टेक्नोलॉजी तो आपको वहीं से लानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास तो नहीं।
और वो आपको टेक्नोलॉजी उस दाम पे देगा जिस दाम पे आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते। और जो अगले विकास करके और बेहतर टेक्नोलॉजी बनेगी वो आपके पास नहीं होगी, तो आप फिर आउट कम्पीट हो जाएंगे। तो इस पे कैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आ सकती है, क्या करना चाहिए हमें? टेक्नोलॉजी लाने के मेरी समझ में दो ही तरीके होते हैं। एक तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके थोड़े समय में आगे निकल जाइए दूसरे से, राइट। उसके लिए आपके पास बहुत ब्राइटनेस और बहुत एक्सपेरिमेंटेशन और उतना ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप वो करने की ज़रूरत होती है, जो बहुत कुछ कोरिया में हुआ, चाइना में भी हुआ। शुरू में रिवर्स इंजीनियरिंग करके वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी थी उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये आगे आगे बढ़े। हमारे यहाँ पे भी ऐसा कहते हैं भटिंडा वगैरह में कई लोग, बट वो बहुत बेसिक मशीनों का करते हैं, इतने हाई टेक्नोलॉजी एरिया में उसका नहीं कर पाते। एक तो ये, दूसरा आपका ओरिजिनल रिसर्च है। जैसे मैं अभी आपको सोलर का उदाहरण दे रहा था। दुनिया में अगर आप देखें तो तकरीबन अभी शायद 28 या 29 या 30% के आसपास सोलर इंसुलेशन को कैच करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। वो टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच गई। जो मेरी जानकारी है उसमें तकरीबन 22-23% तक जब डेवलपमेंट हो रहा था, शुरू तो हम 7-8% से ही हो रहे थे, राइट। वो ऑस्ट्रेलियंस लीड कर रहे थे, लेकिन अब चाइनीज़ लीड कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने उसमें बहुत मेहनत की, उसमें लगाया सारा अपना साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट, उसका वो तो रिसोर्सेज, पैसे और रिसोर्सेज लगाए। पैसे, रिसोर्सेज, दिमाग, और क्या आता है टेक्नोलॉजी। ओके, रिसोर्सेज। तो लेट्स ब्रेक दिस डाउन। फर्स्ट इज, जैसे चाइना की आपने बात करी, डोंट यू थिंक चाइना का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उन्होंने भी इम्पोर्ट बंद रखे, बिकॉज उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ की दूसरी कंपनीज़ को आने नहीं दिया, दूसरे लोगों को चाइना में इतने फ्रीली काम नहीं करने दिया। इसी की वजह से चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर को एक एडवांटेज मिला कि चाइना की जो पॉपुलेशन है उन लोगों के लिए वो कॉपी प्रोडक्ट्स बना दें, भले वो अमेरिका से टेक्नोलॉजी उठाई या ऑस्ट्रेलिया से उठाई या किसी भी देश से उठाई, वो टेक्नोलॉजी उठाएं, वैसी टाइप की कंपनी समझें, वो उठाएं, रिवर्स इंजीनियर करें, अपनी कंट्री में डाल दें। और क्योंकि अमेरिकन कंपनी का इतना बड़ा एडवांटेज नहीं है चाइना में चलने का, चाइनीज़ के पास वो एडवांटेज है, एंड उन्होंने वो एक तरीके से एक लेयर बना के रखा, एंड फिर वो चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर थ्राइव करा, लोकल कंजम्पशन पे बढ़ा। जब वो बड़ा बन गया, वो पूरी दुनिया में बेच रहा है सस्ते में। देखिए, दैट वाज देयर स्ट्रैटेजी। तो अगर ये इंडिया भी स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश कर रहा है, सो इट्स गुड ना। इसमें ये पूरा सत्य नहीं है। मैं चाइना का कोई अपोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैं आई एम नॉट अ स्पीकर फॉर चाइना। हाँ, नो, आई एम जस्ट आस्किंग क्योंकि हम कंपेयर कर रहे थे। हमें फैक्ट पे रहना चाहिए। चाइनीज, हम तो सोशलिस्ट तरीके से गए थे जिसमें फिर भी दुनिया के साथ हमारा रिश्ता ओपन था। चाइनीज तो कम्युनिस्ट तरीके से चले गए, और उन्होंने तो बिल्कुल ही दुनिया के साथ अपने आप को कड़ा कर। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि 75-78 में चाइना वाज इन अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन। ट्रू, राइट, वर्स देन एनीवेयर एल्स। हिंदुस्तान की जीडीपी 78 में थोड़ी सी चाइना से ज़्यादा थी, राइट। और चाइना लर्नड थ्रू वेरी बैड। और इस पूरे 40-50 साल के पीरियड में चाइना ने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप डिस्ट्रॉय कर दी, चाइना ने अपनी कैपिटल डिस्ट्रॉय कर दी। चाइना के पास ज़ीरो टेक्नोलॉजी थी, लिटरली, कुछ मिलिट्री साइड को छोड़ के सारी चीज़ों में ज़ीरो टेक्नोलॉजी, दे नथिंग। सो उस स्थिति में अगर 78 में जहाँ हम थे, अगर हम ओपननेस वाला रास्ता स्मार्टली अपनाते और जो चाइना ने अपनाया वो बिल्कुल अलग। तो जिस देश के पास ना कैपिटल हो, ना एंटरप्रेन्योरशिप हो, ना टेक्नोलॉजी हो, उसने क्या किया? उसने ये किया कि जिसके पास टेक्नोलॉजी है उसको बुला के लाओ। तो जो दुनिया के जो ऐसी जेट्स हैं जिनको आज हम भी बनाने, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, चाइना में पहला 78-79 में शुरू हुआ। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कहा कि दुनिया का जो भी एंटरप्रेन्योर, जो भी कंपनी यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगी तो उसका स्वागत है, उसको ज़मीन भी सस्ती मिलेगी, उसको ये भी सस्ता मिलेगा, और सबसे ऊपर हमारे पास ज़बरदस्त संख्या में चीप लेबर है। वो चीप लेबर भी आपको मिलेगा। तो चाहे अमेरिकन कंपनीज़ हों, चाहे दूसरी और देशों की कंपनीज़ हों, उन लोगों को क्या लगा? उनको ये लगा कि अगर आप एक ही चीज़ जो अमेरिका में बनाएं और उसको अगर आप $100 में बना सकते हैं, वही चीज़ उसी स्टैंडर्ड की
चाइना में अगर आप 10 या 15 डॉलर में बना सकते हैं तो मज़ा ही मज़ा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो उन्होंने वहाँ सारी फैक्ट्री लगा दी, राइट। ये इसलिए नहीं गए थे कि चाइनीज़ ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो, तो शुरू में द चाइनीज़ गॉट द लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। एंड ऑलमोस्ट एवरी, चाइना को WTO में भी शामिल कराया अमेरिका ने, उससे पहले तो WTO में भी नहीं था चाइना। सो चाइना को चाइना का प्रोडक्शन दिया, चाइना को मार्केट दिया कि आप एक्सपोर्ट करिए, राइट। एप्पल ले लीजिए, कोई सी भी आप दुनिया की टेक्नोलॉजी, सबका प्रोडक्शन वहाँ पे चाइना में होता है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हम आज ये सवाल आज हमने कब हम भी छोटे छोटे स्तर पे शुरू कर रहे हैं। हमने भी एप्पल को बुलाया है यहाँ पे, राइट। तो एप्पल को बुला के हमने क्या कहा, हमने एप्पल को बुला के कहा कि भाई अच्छा, तुम्हें जो भी प्रॉफिट आप कमाते हो ताइवान में या चाइना में, अगर उतना प्रॉफिट में अगर आप यहाँ नहीं कमा पाते हमारी कॉस्ट और इसके कारण से, तो हम आपको डिफरेंस दे देंगे। स्मार्ट तो चाह गया एप्पल। बट वही चीज़ हम EV में या सोलर में और वेस्ट वाली कंपनी को नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास वो नहीं है। वो चाइनीज़ कंपनी को हम देने के लिए तैयार नहीं। हम तो चाइनीज़ कंपनी को रोकते हैं, BYD को नहीं आने देते। सो टेस्ला ने ये कहा कि भाई हम आएंगे, लेकिन हमें पहले तो इंपोर्ट करने दीजिए, इंपोर्ट करके बेचेंगे, मार्केट बनाएं, थोड़ा ये करें वो करें, और फिर कुछ कंसेशंस मांगे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बनाएं उसके मुकाबले उनको दूसरी जगह से प्रॉफिट ज़्यादा होता है नहीं होता। कोई भी देखिए, नोबडी इज़ इन चैरिटी, कोई चैरिटी करने के लिए दुनिया में नहीं बैठा बिजनेस में। बिजनेस का वर्ल्ड अलग है, राइट। इसमें मोरालिटी, चैरिटी, इन चीज़ों का मतलब नहीं है। इट्स ए हार्ड बार्गेन कि इसमें मुझे यहाँ प्रोडक्शन करने में फ़ायदा है या नहीं है, राइट। वो तब आता है। तो अभी तक टेस्ला को मुझे लगता है उनको फ़ायदा नज़र नहीं आता, इसलिए नहीं आया। बट वाई आर वी नॉट डूइंग दिस विद लेट्स से एन अमेरिकन कंपनी और सम अदर कंट्रीज कंपनी? करेक्ट। सो इफ़ यू हैव एन ऑल्टरनेटिव, अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव है तो ऑल्टरनेटिव के पास चले जाइए। BYD नहीं चाहिए, टेस्ला के पास चले जाइए, टेस्ला को ले आइए। तो हम क्यों नहीं कर रहे वो? एप्पल को ले आए, टेस्ला क्यों नहीं आया? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। सो एप्पल, मैंने कहा आपको कि एप्पल इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फोन्स, राइट। आईफोन्स, आईपैड्स, उसका ये बिजनेस है। वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहेगा, ये तो इट्स वेरी सिंपल इकोनॉमिक लॉजिक, राइट। और वो वहाँ प्रोड्यूस करने के लिए भी उसको कोई यूजर नहीं होनी चाहिए जहाँ से उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता, ठीक है। तो हमने वो फिगर आउट कर दिया कि एप्पल का मामले में ये स्थिति, चाहे PLI के माध्यम से या अदरवाइज से, जितना भी स्टेट्स ने इन्वेस्टमेंट किए, लेबर कॉलोन हाउसेस बनाने में, इनमें 20 तरह की चीज़ों को करके एप्पल का मामला सुलट गया। अब एग्जैक्टली टेस्ला के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों टेस्ला नहीं आता, क्यों वो एक बार्गेन फिट नहीं हो रहा, वो मुझे नहीं मालूम है। बट ये मुझे मालूम है कि वो बार्गेन नहीं बन पा रहा है। अब ये जो देश के जो प्लानर्स हैं, जो देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उसको फिगर आउट करना है। अगर आप BYD नहीं चाहते और टेस्ला ही चाहते हैं तो टेस्ला के साथ फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि टेस्ला ऐसे टर्म्स मांग रहा है जिसे आप नहीं दे सकते, या जिसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और उसको ना आने से आप ज़्यादा फायदे की स्थिति में, तो फिर आप नहीं करेंगे। सो आई वुड अज्यूम कि अभी स्थिति ये होगी कि देश के जो प्लानर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये लग रहा हो कि भाई टेस्ला जो मांग रहा है वो अनरीजनेबल है, नहीं दे सकते। फेयर। बट ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज होगी ना, नहीं हम ला सकते हैं, इधर काम करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो कि इंडिया का, एंड फॉरगेट इंडिया, टॉप 5 इकोनॉमीज का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेंसेस इज डिफेंस, राइट। अब हमारे पास अगर लेबर आर्बिट्राज हम लोग बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग वेपन्स हियर, व्हाई नॉट वी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस की सारी जो चीज़ें हैं वो हम इधर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दें। वो टेक्नोलॉजी तो अमेरिका के पास है, वो लेके इधर स्टार्ट करें। वर्ल्ड वाइड सेमीकंडक्टर्स विच इज़ अ फ्यूचर, उसमें हम दूसरों से टेक्नोलॉजी लें और यहाँ पे कुछ स्टार्ट करें। लाइक व्हाई आर वी नॉट एबल टू अट्रैक्ट
people from the world to start doing things here? तो देखिए ये जो दो चीज़ों के उदाहरण आपने दिए ना, I'm just giving an example. नो एग्जाम्पल कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है और जहाँ ज़्यादा फ्यूचर दिख रहा है, दोनों के एग्जाम्पल दिए एक मैंने. बिल्कुल सही है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमी में सेमीकंडक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है. हम इतना इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, बेसिकली चिप्स का इतना इंपोर्ट करते हैं, राइट, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. इसी तरह से डिफेंस में हम भी बहुत भी इंपोर्ट करते हैं, डिफेंस का हमारा खर्चा भी ज़्यादा है, हम बना लें, राइट. तो इन दोनों इंडस्ट्री में ये भी जो मैं आपको पहले सेल्स के लिए और उसके लिए कह रहा था, इस पे भी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़बरदस्त इशू है. आपकी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें, और अच्छा डिफेंस में तो और ज़्यादा है बिकॉज ज़्यादातर प्रोप्राइटरी होती है. दीज आर नॉट कमर्शियल बिजनेसेस, राइट. डिफेंस स्ट्रेटजिक है, सेंसिटिव है, तो दुनिया में सरकारें डिफेंस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगती है, ठीक है. इट्स नॉट दैट इजी. सो इसमें डिफेंस में अगेन आपके लिए ये आसान नहीं है कि आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो यहाँ. आप अगर मिसाइल्स हैं, आप एयरक्राफ्ट्स हैं, हम जैगवार ख़रीदते हैं, आप ये रफ़ाल ख़रीदते हैं, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है क्या? हम हेलीकॉप्टर बनाने लगे, ध्रुव, वो बनाया हमने काफ़ी सालों की मेहनत के बाद, अभी फिर गिर गिराया तो फिर सारा का सारा ग्राउंडेड कर दिया. सो ये टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई टेक्नोलॉजी है. आपके पास है क्या? सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी तो उससे भी ज़्यादा गहरी टेक्नोलॉजी. आप उसको सो अल्टीमेटली दिस टेक्नोलॉजिकल इशू जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और दूसरा जो अनफॉर्चुनेट है, जिसको हम ठीक कर सकते थे, वो हमारी जो स्किल लेबर का एक हम बहुत बड़ा पॉपुलस कंट्री है, बहुत सारे लोग हैं, हमारा फाइनेंशियल में, सर्विसेज में हमारा टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो लेबर इस टेक्नोलॉजी, इसमें आप ज़्यादा ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो कोई इवॉल्व करेगा तभी तो लोग स्किल्ड होंगे उसमें. जब वो टेक्नोलॉजी नहीं हो तो स्किल्ड भी कैसे होंगे? ट्रू. तो हमारे पास ना वो इसकी स्किल है उन चीज़ों की, ना टेक्नोलॉजी है. तो आप रूटीन डिफेंस और या जो आपने इवॉल्व कर लिया थोड़ा सा ब्रह्मोस या ये उसको आप बना लीजिए. उसके लिए बनने लग रही है, सरकार कर रही है काफ़ी. हमारा डिफेंस का उत्पादन जो डोमेस्टिक है वो भी बढ़ने लगा है. हम कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं डिफेंस का, बट वो उन्हीं आइटम का कर रहे हैं जिसकी जो हमारे पास है. बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं है. डू यू थिंक कि हम बाहर की कंपनीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है. मैं पॉडकास्ट पे ही मॉर्गन स्टैनली के एक चीफ एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा था, राइट. एंड मैंने उनसे पूछा कि इंडिया के चर्चे चल रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड. हर कोई बोल रहा है China +1 इज़ द स्ट्रैटेजी विच इज़ वर्किंग फॉर इंडिया. रे डालियो जो एक बहुत बड़ा हेज फंड मैनेज करते हैं, बिलियनर हैं, राइट, वो बोलते हैं कि नेक्स्ट डेकेड इज़ ऑफ इंडियाज़ डेकेड, राइट. मतलब उससे इंडिया से ज़्यादा बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसी के पास है नहीं. 6.5 से 7% के आसपास वो प्रेडिक्ट करते हैं कि इंडिया बढ़ेगा. एंड अराउंड द वर्ल्ड उनका बोलना है कि ये बढ़ेगा. सब लोग ये बातें कर रहे हैं, JP मॉर्गन बात करता है, मॉर्गन स्टैनली बात करता है, जितने आप बड़े बड़े नाम सुनते हो सब बोल रहे हैं, राइट. तो जब इतना सेंटिमेंट है पॉजिटिव एंड ये आपका एक इमेज बनी हुई है, देन आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ते क्यों नहीं है? सो हैज़ दिस क्वेश्चन एंड दे सेड कि ऑन अ बिजनेस लेवल किसी भी बड़े बिजनेस को इन्वेस्ट नहीं करना इंडिया में, क्योंकि उनको डर लगता है पॉलिसीज से, ब्यूरोक्रेसी से, पॉलिटिक्स से, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से, और उन्हें लगता है कि जो प्रॉमिस होगा इधर इंडिया में वो कल चेंज हो जाएगा. इस बात का उनको डर है कि इन्होंने तो बोला यार ऐसा ऐसा आपको करके देंगे, कल पता नहीं किसी लेबर की स्ट्राइक हो गई, कल पता नहीं किसी डिपार्टमेंट्स नोटिस आ गया. वो सब बहुत नाटक है. इसकी वजह से हमें थोड़ा डर लगता है कि लोकल इकोनॉमी में चल के आ रहा है, हम नहीं एंटरटेन करेंगे. डू यू फील दैट्स अ बिग इशू? सो देखिए, इसकी वजह से हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते लोगों का पैसा. जो अभी तुमने डिस्क्राइब किया उसमें सवाल भी है और जवाब भी है काफ़ी हद तक, ठीक है. और जिसको कहते हैं ना, प्रूफ ऑफ ईटिंग पुडिंग इज इन ईटिंग, राइट. तो जो ये लोग बातें करते हैं
ये इंडिया का डिकेड है, इंडिया की सेंचुरी है, ये है वो है, बहुत बढ़िया। तो वही आपको कहते हैं कि हम पैसे तो नहीं लाएंगे, हम इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेंगे। क्यों? फिर एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि आप जो कह रहे थे कि भाई लेबर की स्ट्राइक है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, फलाना है, ढिकड़ा है, राइट, इन सब चीज़ों के कारण से हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो जो पहली भूमिका बनाते हैं वो ज़्यादा सही है, या दूसरी जो एक्सक्यूज़ देते हैं वो ज़्यादा सही है, या सत्य इन दोनों के बीच में कहीं है? आप बताओ कहाँ पर है, आपको क्या लगता है? तो मुझे जो लगता है कि मेरा अपना असेसमेंट ये है कि ये ज़्यादा हवा है। क्या कि इंडिया का डेकेड है? हाँ, ये अभी इतनी देर अभी तक आपसे बात करते रहे, अगर आप 3 या 4 बड़ी इंडस्ट्री ले लो जो फ्यूचर की है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सेमीकंडक्टर्स हो, सोलर हो, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है क्या? तो अगर नहीं है तो फिर हमारा डिकेड कैसे होगा? जो चीज़ जो ड्राइव कर रही है ग्लोबल ग्रोथ को, वो हमारे पास नहीं है, तो हम आगे दूसरों के मुकाबले ज़्यादा कैसे बढ़ेंगे? सो हमें हकीकत में रहना चाहिए, पैर हमारे ज़मीन पे रहना चाहिए, किसी दूसरे की बात पे ज़्यादा हमें केवल बात ही को मान के नहीं करना। दूसरा, एप्पल तो आया है, एप्पल तो आ गया, उसके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है क्या? उसने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, और बढ़ा रहा है। अब 13-14%। ये जो आप कह रहे थे चाइना +1, दे इज़ डिस्कम्फर्ट अमेरिकन में, दूसरों में, कि चाइना में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई है, इसको कम करना चाहिए। इसलिए कम से कम पूरी तरह से नहीं हटा सकते, तो कहीं एक दूसरे और देश में तो ले जाओ अपना प्रोडक्शन, राइट। उस प्रोडक्शन को ले जाने के लिए हिंदुस्तान के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी, राइट। लेकिन हिंदुस्तान के मुकाबले अपॉर्चुनिटी कौन ज़्यादा यूज़ कर रहा है? वियतनाम ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कोरिया ज़्यादा यूज़ कर रहा है, हिंदुस्तान तो उतना यूज़ नहीं कर पा रहा। क्यों? 3 कारण मेरी जो समझ। एक तो हम टेक्नोलॉजिकली उतने एडवांस नहीं हैं, दूसरी हमारी डिसिप्लिन और स्किल्ड लेबर नहीं है, तीसरा हम ऐसी कंडीशंस, पॉलिसी वगैरह जो आप भी कह रहे थे, वो उसके बारे में लोगों को विश्वास नहीं है, और फाइनली एक्चुअली हम उतने कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं हैं। अगर आप सारी चीज़ों को एक साथ में, हमारे यहाँ की लेबर कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, काम करने की कॉस्ट, टैक्सेस, ये सब चीज़ों को देखते हैं, तो उसी से जो एप्पल को आप 6% दे रहे हैं, आप 6% क्यों दे रहे हैं? एप्पल 4-5%, 6% जो दे रहे हैं, वो क्योंकि इतनी हमारी फाइनेंशियली हम नॉन कॉम्पिटिटिव थे, राइट। सो ये सारे फैक्टर्स मिलके एक्चुअली तय करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में आएगा। देखिए, एक और चीज़ है, केवल हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ओवर एम्फेसाइज हमें नहीं करना चाहिए। हमारा रियल स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारा डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री compete कर रही है या नहीं कर रही है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री ओपन है या नहीं, वो कितना एक एक चीज़ में आप जाके अगर देखें, अब टाटास ने अब शुरू कर दिया कि भाई ये सेमीकंडक्टर्स बनाने देश में शुरू कर दिए, राइट। तो अब बनने शुरू भी हो जाएंगे और दूसरों के साथ पार्टनरशिप करेंगे, कुछ लेके आएंगे टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे करेंगे, राइट। सो हमारे देश में जो और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस चीज़ में इन्वेस्ट करके, चाहे डिफेंस हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे इसमें हो, वो कर पाएँ। उसके लिए उनको जो एक सबसे बड़ी फ्रीडम जो मुझे लगता है वो चाहिए, वो ये है कि वो दुनिया के जो टेक्नोलॉजिकल लीडर्स हैं उनके साथ फ्रीली कोलैबोरेशन करके और देश में प्रोडक्शन का काम करें। वो नहीं कर पाते हैं फॉर वेरियस रीजन्स। हाँ, तो जब ये रियलिटी नहीं है तो क्यों बात कर रहे हैं सब लोग? कुछ तो होगा। ग्रोथ में हमने 10 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इसकी हवा बनाई, राइट। बट हमारी एक्चुअल ग्रोथ क्या हो रही थी? हमारी एक्चुअल ग्रोथ तो काफ़ी कम है रिलेटिवली।
हम क्यों ऐसा करते हैं फिर भी। कितनी हमारी रियल ग्रोथ आज क्या है? देखिए रियल ग्रोथ अगर आप लेते हैं तो जो सेकंड टर्म था जिसके बारे में किताब लास्ट 10 सालों में बात करते हैं हम लोग। लास्ट 10 सालों में अगर डॉलर टर्म्स में ग्रोथ लेते हैं तो 6-6.5% है। Isn't that good? That's not good. Why? Still this is better than relatively all the other countries in the world right now. वो भी सत्य नहीं है। क्यों? अगर आप देखिए जब आप डॉलर में ग्रोथ कंपैरिजन करें तो दूसरों की भी डॉलर में ही ग्रोथ कंपैरिजन करनी चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका की जो ग्रोथ हम काउंट करते हैं वो अमेरिका की रियल ग्रोथ काउंट करते हैं, और हम अपनी जो ग्रोथ काउंट करते हैं डॉलर में, जो अमेरिका का डेप्रिशिएटेड डॉलर है उसमें काउंट करते हैं। तो अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है उसको लेके एक्चुअली अमेरिकन डॉलर में उनकी ग्रोथ तो इतनी हो रही है। मैंने एक लिखा है इस पे एक पीस कि अगर 2019 के बाद 3-4 साल का देखा जाए तो 3-4 साल में हम अगर 6-6.5% ग्रो किए डॉलर में, तो अमेरिका भी 6-6.5% से ग्रो हुआ है, जबकि दुनिया में यह है कि 2-2.5% ही ग्रो करता है अमेरिका, कुछ उसका 3-4% इन्फ्लेशन भी हुआ इस तरह। तो जो नॉमिनल डॉलर है अमेरिका का उसमें तो उसकी ग्रोथ भी 6-6.5%। 3 साल में 4 साल में अमेरिका ने एक हिंदुस्तान ऐड कर दिया जीडीपी का। चाइना में भी इसी तरह से चाइना की तो रियल ग्रोथ भी ज़्यादा रही रिलेटिवली, और उनका डॉलर के मुकाबले डेप्रिसिएशन कम हुआ, तो उनकी ग्रोथ भी हमसे कम नहीं है। एक ही चीज़ कंपैरिजन करिएगा तो उससे तो आपको चीज़ें रिलेटिवली क्लियर हो जाएंगी कि जो डॉलर ग्रोथ है, डॉलर ग्रोथ रिलेटिवली क्या है देशों की। तीन तरह के ग्रोथ मेजर्स होते हैं, रियल ग्रोथ, नॉमिनल ग्रोथ और डॉलर ग्रोथ। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी होती है तीनों में से? सभी इम्पोर्टेंट हैं। हाँ। क्योंकि तीनों के अलग अलग बेंचमार्क को आप डॉलर ग्रोथ में आप दुनिया से कंपैरिजन करते हैं, रियल ग्रोथ में आप ये कंपैरिजन करते हैं आपकी लोकल करेंसी में आपकी ग्रोथ दुनिया के मुकाबले कैसे चल रही है, आपकी रियल करेंसी, ठीक है। और नॉमिनल में आपकी इन्फ्लेशन के साथ में वो रिलेटिवली कम इम्पोर्टेंट होती है, बट वो रिलेट होती है डॉलर की ग्रोथ के साथ। अदरवाइज हम बात, मैंने आपसे कहा कि 40s में हम कहाँ शुरू हुए, एक एक करके सारे निकलते गए, हम पिछड़ क्यों गए? क्यों पिछड़? हम इसलिए क्योंकि हम रियल जिंदगी में नहीं जी रहे, हम अपनी रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे। हमारे लिए जो काम करेगा उस चीज को नहीं कर रहे। इट्स गुड टू बी बुलिश, इट्स ऑलवेज गुड टू बी। स्टॉक मार्केट के अलावा स्टॉक मार्केट में बुलिश करने के दूसरे कारण है। यूएस 5 साल की डॉलर ग्रोथ अगर इंडिया के बराबर है, विच इज़ ए मैच्योर इकोनॉमी, चाइना जो अब पॉपुलेशन में भी ग्रो कर नहीं रहा उसकी भी आपके बराबर है, तो आप कहाँ हैं फास्टेस्ट? तो फिर ये सारे डेटा, वो कौन सी ग्रोथ आती है, कौन से नंबर्स आते हैं जहाँ पर हमारे नंबर ज़्यादा दिखते हैं बाकी सबके कम दिखते हैं? वो है रियल जीडीपी ग्रोथ। एंड वो क्या होता है? जो रियल जीडीपी ग्रोथ आपकी करेंसी में आप कितना ग्रो कर रहे हैं ऑन ए कांस्टेंट प्राइस। एक आप बेंचमार्क ले लेते हैं किसी भी साल का, जैसे अभी हम हमारे देश में 2011-12 की प्राइस पे लेते हैं, तो 2011-12 की प्राइस पे अगर हम कितना ग्रो कर रहे हैं, वो अभी हम पिछले 5 सालों में तो 4.5%, बट अगर आप कोविड का पीरियड 2 हटा दें तो हम 7-7.5% पे ग्रो किए 2021 से 2024 के बीच में 7-7.5%। उस दौरान चाइना 5% पे ग्रो किया, अमेरिका 2.5-3% पे ग्रो किया। वहाँ हम सबसे ज़्यादा हैं इन्हीं चीज़ में। तो फिर वही बेंचमार्क लेके लोग बुलिश होंगे ना इंडिया पे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डॉलर ग्रोथ और रियल ग्रोथ? सिंपल चीज़ ये है कि एक चीज़ में एक ही पैमाने पे अगर आप मेज़र करें तो वो आपका कंपैरेबल होगा, अलग अलग पैमानों पे कंपैरिजन करें तो वो कंपैरेबल नहीं होगा। ओके, राइट। डॉलर अगर एक सिंगल करेंसी हम दुनिया की मान के चलते हैं और डॉलर में ग्रोथ कंपैरिजन करें तो वो सही कंपैरिजन है। और अगर आप कोई किसी की रुपये की ग्रोथ कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी की युआन की ग्रोथ कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी की रियल डॉलर की ग्रोथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो फिर
अलग अलग बेंचमार्क है। तो आपके ख्याल से जो अलग अलग है वो गलत तरीका है कम करने का? गलत सही कुछ नहीं है, वो भी सही है, बट उससे जो आप कंपैरेटिव जब भी नैरेटिव बनाते हैं कि भाई दुनिया में कौन ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए वो एक नैरेटिव होना चाहिए जिसमें हम एक ही तरह से सभी को एप्पल्स को एप्पल से कंपैरिजन करें, ना कि ऑरेंजेस। पोटेंशियल अपने यहाँ सबसे ज़्यादा है, पर पोटेंशियल होने के बाद भी हम और तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रहे। आई वुड से कि हमारी नेसेसिटी, हमारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम गरीब हैं। हमारा देश अभी भी अगर पर कैपिटा के हिसाब से लेते हैं तो हम 140s में आते हैं दुनिया में, 180-190 देशों में, राइट। और अल्टीमेटली जो शुरू में हम बात कर रहे थे, इनकम अगर क्राइटेरिया है ज़िंदगी का कि गुडनेस का, ज़िंदगी की प्रॉस्पेरिटी का, तो इनकम अगर कम है तो हमारी देश के लोग कमज़ोर हैं, पुअर है, देश समृद्ध नहीं है। तो हमें अब आज आप $2,500 पे हैं, चाइना अब $10-12,000 पे है, अमेरिका तो $70-80,000 पे है। तो एक $70-80,000 की इनकम वाले से अगर हम को जितनी ग्रोथ की ज़रूरत है उसके मुकाबले जो $2,500 पे है उसको ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है, राइट। तभी तो वो बराबरी पे आएगा, राइट। इसलिए ग्रोथ को ज़रूरत के हिसाब से, जस्टिफिकेशन के हिसाब से हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा पोटेंशियल का जहाँ तक सवाल है, पोटेंशियल में ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से देखें तो हमारा पोटेंशियल काफ़ी है, बट टेक्नोलॉजिकली देखें तो हमारा पोटेंशियल काफ़ी कम है। इसलिए हम पोटेंशियल उतना हमारा नहीं है, बट हम उस पोटेंशियल को ठीक कर सकते हैं बाय मेकिंग राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, import other things, technological collaborations and other things like China did or other countries did. Vietnam has come up in last 20-25 years. Others have come up. अब दुनिया में से दुनिया के 40-45% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स ताइवान में बनते हैं। क्यों? एक छोटा सा देश में दुनिया के इतने बड़े सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन होता है। उन्होंने दे फिगर इट आउट, राइट। आप फिगर आउट करने के लिए बैठे हैं, दे फिगर इट आउट, लेट अस आल्सो फिगर आउट। ओके, लेट्स टॉक ऑन दिस कि अब पर कैपिटा इनकम कि हर इंसान जो एक एवरेज पैसे कमाता है, जो उसकी इनकम है, देश को आगे बढ़ना है तो हर इंसान को पैसे ज़्यादा कमाने होंगे। करेक्ट। ज़्यादा इनकम कैसे कमा सकता है इंसान? क्या करें हम जिसमें हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी? देखिए, What are the things that we should do? पर कैपिटा इनकम को दो दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। एक तो किसी एक इंडिविजुअल की इनकम और एक नेशनल इनकम। तो नेशनल पर कैपिटा इनकम वो जो एवरेज है, दोनों पे बात करते हैं। दोनों पे बात करेंगे। तो अगर दोनों पे आप बात करना चाहते हैं तो लेट अस टेक फर्स्ट इंडिविजुअल, राइट। इंडिविजुअल आपने फिगर आउट कर दिया बहुत अच्छी तरह से किस तरह से लॉन्ग पॉडकास्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, राइट। एंड यू हैव क्रिएटेड सच ए मैसिव बिजनेस। उसी तरह से इंडिविजुअल्स को अपनी ब्रिलियंस, अपनी मेहनत, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी दिमाग, अपना इनोवेशन को इस्तेमाल करके जो भी वो काम करते हैं उस काम को उनको आगे बढ़ाना होगा। अगर वो इंडिविजुअल जो लेबर है, लेबर को अगर उसको अपनी टेक्नोलॉजिकली टूल्स को बेटर करके अब उसको ज़्यादा अर्न कर सकता है तो उसको उस तरह से अर्न करना होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसको बेटर प्रोड्यूस पैदा करके, चाहे ई कॉमर्स हो, किसी भी नई तरीके से आप ज़्यादा उत्पादन करें और जो भी उत्पादन करें उसकी ज़्यादा वैल्यू हो, लोग उसको पसंद करें, लोग उसको खरीदें। सो दैट इज़ द वे द इंडिविजुअल कैन प्रॉस्पर। गॉट इट। अब इसको ब्रेक करते हैं और करेक्ट। कैसे, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ देखते हो जहाँ पे इंडिविजुअल पैसे कमा सकता है? ये मुश्किल सवाल है इन द सेंस कि अपॉर्चुनिटीज़ हर फील्ड में है। अब आजकल आप ये सारा बदलाव हो रहा है कि सर्विसेज, चाहे एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, दुनिया में लोगों के पास बहुत समय है, रिलेटिवली पैसा है, तो बहुत सारी चीज़ों को लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एंटरटेन करना चाहते हैं अपना। तो हम एंटरटेन करने के लिए उस तरह की सर्विसेज को, उस तरह, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक स्पोर्ट्स फॉर एग्जांपल, राइट। अब हमने IPL क्रिएट किया तो IPL से काफ़ी देश में क्रिकेट में
ग्रोथ हुई, लोगों की आमदनी भी बढ़ने लगी। इसी तरह से क्या हम दूसरे स्पोर्ट्स में भी और वो चीज़ ला सकते हैं। गेमिंग फॉर एग्जांपल बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दुनिया में पैदा हो रही है। क्या हम गेमिंग को ठीक से, अब हमारी पॉलिसी फ्रेमवर्क गेमिंग के लिए ठीक नहीं है, तो रिलेटिवली हम गेमिंग का हमारा उतना विकास नहीं होगा। आप ये GCCs में हमारी इतनी ज़्यादा ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, दुनिया भर के जो बड़ी कंपनियां हैं, फॉर्च्यून 500 ये कंपनी है, ये उनका अपना कैपेबिलिटी सेंटर देश में पैदा कर रही हैं, बना रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे लोग उसमें खूब काम। तो देयर आर इन एवरी विच वे आप जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो रेस्टोरेंट्स बेटर प्रोडक्शन पैदा कर रहे हैं, उनकी डिलीवरी सर्विसेज पैदा, तो हर चीज़ का, कोई भी खेतों में काम है, खेतों को हम प्रोडक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको बेटर प्रोसेस करते हैं, तो हज़ारों जगह अपॉर्चुनिटी। अग्रीड। वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। बहुत सारे सवाल है मेरे। क्यों ऐसे उस किताब में ऐसे क्या खास है, आपने बोला कि पढ़नी चाहिए? बिकॉज IAS ऑफिसर के जो 2 रोल होते हैं मुख्य थे, एक तो ये कि आप देश की पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, इनको इम्प्लीमेंट करो, वो जो आप कैरियर आपके फील्ड में करते हो, और दूसरा एक जो रोल होता है पॉलिसी मेकिंग में देश की मदद करो, राइट। सो पॉलिसी मेकिंग के जो सारे चैलेंजेस हैं, जो क्रॉस करेंट्स हैं, जो टकराव है, जो इंटरेस्ट है पॉलिटिकल, बिकॉज अल्टीमेटली वो पॉलिसीज़ पूरे देश को प्रभावित करती हैं, राइट। तो उसका जो पूरा टेंशन है, उसका जो आनंद है, वो सारा इस किताब में आ गया। तो एंड टू एंड यू हैव रिटन एवरीथिंग। एंड प्रोबेबली मैं पहला आदमी हूँ जो फर्स्ट पर्सन में लिखता है, इन द सेंस कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ बात कह रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा और ये क्या। निर्मला सीतारमण अगर कुछ कह रही है तो वो राइट। उर्जित पटेल के साथ अगर झगड़ा चल रहा है RBI को लेके, तो वो उसका स्टैंड क्या है, क्यों है, क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, वो सारा। सो इट्स लिटरली ए रियल अकाउंट एज इट हैपन्स। लोग उस किस्म से लिखते नहीं, राइट। क्यों नहीं लिखते हैं लोग ऐसे यूजुअली? ये एक तो परंपरा सी बनी आई है कि नहीं, लोगों को दे थर्ड पर्सन, दे हैव नो राइट टू डिफेंड व्हाटएवर। सो आप बता रहे थे पॉलिसी के बारे में और आप लिख रहे थे, टेल मी कितनी ऑनेस्टली लिखते हैं सारी चीज़ें? मैं 100% ऑनेस्ट। डर नहीं लगता फिर? नहीं, डर किस बात का? बट अब हैव यू मेट पीपल जो थोड़े फेयरफुल होते हैं? दूसरे ऑफिसर्स बहुत सारे फेयरफुल भी होते हैं लोग। हाँ, वो कई लोग इस बात के लिए फेयरफुल होते हैं कि उनके कैरियर का क्या होगा। एग्जैक्टली। कई लोग फेयरफुल के बजाय इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो पावरफुल है उसको उसके साथ चलना होगा। तो कई कारण होते हैं जिसमें लोग पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं होते। तो फिर आपने ऑनेस्टी से ये सब लिख दिया। मुझे 100% सब आप लिख देते हो कि कुछ चीज़ें तो आप भी नहीं लिखते होगे? देयर हैज़ टू बी समथिंग दैट यू आल्सो होल्ड। नहीं, मैंने प्रयास तो यही किया है कि जो 100% सत्य जैसे मैंने देखा, पूरा सत्य हो सकता है मैंने भी नहीं देखा कई सारे विषयों पे, तो जैसा सत्य मैंने देखा वैसे समझा, उसको वैसे ही लिख दिया। बट एज एन IAS ऑफिसर जब आप सर्व कर रहे थे तब एंड आज भी, कभी डर लगा है लाइफ में? देखिए, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे कभी डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से। यस। क्यों? क्योंकि डर किस लिए लगना चाहिए? अगर आप देखिए, मेरी मान्यता ये है कि आप IAS में आते हैं, IAS पब्लिक सर्विस है, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक की सर्विस करने के हिसाब से आते हैं। अगर आप जो भी कुछ करते हैं वो पब्लिक सर्विस को सामने रखते हुए, गांधी जी का एक टेलिस्मैन है, वो अलग है, मैं उसमें मेरी बहुत सिंपैथी नहीं है कि गरीब का चेहरा सामने रखिए। मेरा अपना टेलिस्मैन ये है कि क्या चीज़ पब्लिक के इंटरेस्ट में है। वो पॉलिटिशियन के, आपके बॉस के इंटरेस्ट में है या नहीं है, वो सेकेंडरी है। अगर वो उसके भी इंटरेस्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, राइट। नहीं भी है तो मुझे जो सर्विस करनी है वो पब्लिक इंटरेस्ट की, दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन हायर्ड फॉर, राइट। सो
एज लॉन्ग एज यू स्टिक टू कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट है और आप उस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो ना तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत पड़ती है कि आपने उस समय क्या कहा, बोला था, क्या लिखा था। आप वो लिखिए जो सही है, वो हमेशा सही रहेगा। तो इसलिए अगर आप इस तरह की भावना के साथ, इस तरह की परिपाटी के साथ आप सेवा कर रहे हैं, तो फिर किस बात का डर। दूसरा एक इसलिए लोगों को रहता है कि भाई आपको एक अच्छी पोस्टिंग चाहिए या एक अच्छा प्रमोशन चाहिए, फलाना, ठीक है। तो अगर आप ये मानते हैं कि अगर आपकी पोस्टिंग इस बात पे तय हो कि आपका काम, आपका रिज़ल्ट कैसा है, राइट, और अगर उस रिज़ल्ट और उस काम के हिसाब से पोस्टिंग ना मिले, तो अगर आपकी काबिलियत ऐसी हो कि आप छोड़ के चलें, तो जहाँ काम कर रहे हैं उससे बढ़िया काम करेंगे, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। आप बता रहे थे आप बुक लिख रहे हो जिसमें बहुत सारे ऐसे कहानियाँ और एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आपने टफ डिसीजंस लिए हैं, जहाँ पर गंभीर डिसीजंस थे कि आगे कुआ पीछे खाई वाला सिचुएशन, हर जगह यू डोंट नो, एंड वहाँ से आपने रास्ते निकाल के यू हैव टेकन डिसीजंस, राइट। सो मेरे को एक और एग्जांपल दो किसी सिचुएशन का जो बहुत ही डिफिकल्ट थी। सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन आपके लिए कौन सी थी? तो ये देखिए, रिजर्व बैंक है, राइट। रिजर्व बैंक भारत सरकार का एस्टैब्लिश्ड किया हुआ इंस्टीट्यूशन है। भारत सरकार का जो काम था, करेंसी छापना, करेंसी बनाना, वो काम रिजर्व बैंक को दिया, ठीक है। करेंसी बनाने और छापने के धंधे में प्रॉफिट होता है काफ़ी, क्योंकि करेंसी छापने की कॉस्ट जो होती है वो तो बहुत कम है, लेकिन करेंसी की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस वैल्यू के बदले में जब आप जारी कर देते हैं तो आपको जो ब्याज मिलता है उससे आपकी आमदनी काफ़ी ज़्यादा होती है उसके मुकाबले जो कि उसकी कॉस्ट है, राइट। तो उसका रिज़ल्ट ये रहता है कि रिज़र्व बैंक जो है वो काफ़ी पैसे कमाता, प्रॉफिट बनाता। जैसे पिछले साल अगर आपने सुना हो तो करीब 2-2.5 लाख करोड़ का सालाना प्रॉफिट होता है। फिर अगला इशू इसमें आता है कि ये जो प्रॉफिट कमाया वो कहाँ रहना चाहिए, रिज़र्व बैंक के पास ही रहना चाहिए या सरकार में जाना चाहिए, ठीक है। देश का नियम ये है कि भाई अगर आपको अपने प्रोविजंस वगैरह बनाने के लिए ज़रूरी है उतना रख लीजिए, बाकी जो है वो सारा प्रॉफिट जो है सरकार में जाना चाहिए। तो एक स्थिति ये बनी वहाँ पे कि आप रिज़र्व बैंक जो है वो ये करने लगा कि प्रॉफिट का काफ़ी हिस्सा वो रिज़र्व बैंक रख ले और सरकार को कम दे। विवाद बढ़ा, ठीक है, काफ़ी पब्लिकली भी बहुत इसमें चर्चा हुई, बहुत सारी एजेंसीज ने, एनीवे। सो उसके बाद फिर हमने जब ये मामला उठाया कि नहीं भाई ये आप नहीं रख सकते, ये पैसा तो भारत सरकार का है, भारत सरकार के पास आना चाहिए। तो कमेटियाँ बनी, कमेटियाँ बनने के बाद विमल जालान ये सब कमेटी बनने के बाद वो एक स्टेज पे ऐसी आ गई थी उस समय कि आप रिज़र्व बैंक की तरफ से जो कमेटी के मेंबर्स थे वो भी रिज़र्व बैंक की स्थिति को सपोर्ट कर रहे थे ज़्यादा। मेजॉरिटी कमेटी में रिज़र्व बैंक का जो व्यू था कि भाई इसमें इस तरह से हम पैसा ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो उसकी वो सपोर्ट करना चाहते थे और मैं उसका मेंबर था। तो आई वॉज वर्चुअली इन ए माइनॉरिटी, ठीक है। अब कोई बात नहीं, अगर जब माइनॉरिटी में है और आपको लगता है कि कोई चीज़ उचित नहीं हो रही, तो आपके पास जो विकल्प रहता है वो ये रहता है कि आप अपना एक डिसेंट नोट लिखते हैं, क्योंकि उचित तो यही है भाई अगर मेजॉरिटी कहती है तो निर्णय तो वही होगा, ठीक है आप कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा भाई इसमें फिर मैं अपना एक डिसेंट नोट लिखूँगा, ठीक है। तो शुरू में तो उन्होंने कहा ठीक है लिख दीजिए आप अपना डिसेंट, बट फिर जब लिख के भेजा तो उनको लगा कि ये तो बड़ा मुश्किल डिसेंट नोट है, इससे तो समस्या हो जाएगी अगर ये रहता है तो, ठीक है। तो उन्होंने वित्त मंत्री जी के पास गुहार लगाई उन लोगों ने कि भाई वित्त मंत्री को समा उन्होंने परसुएड कर लिया, नई वित्त मंत्री आई थी, राइट। तो कि भाई इनको कहिए कि ये अपना डिसेंट नोट वापस ले, ठीक है। तो वो वित्त मंत्री जी ने मुझे कहा कि भाई आपको किसने कहा कि आप ऐसा इस तरह का डिसेंट नोट लिखिए। तो मैंने कहा ये मेरी ड्यूटी है,
डिसेंट नोट जब मैं कमेटी का मेंबर हूँ और मुझे मेंबर के हिसाब से कोई चीज़ उचित नहीं लग रही, और ये परंपरा है देश की कि अगर आप मेजोरिटी के विरुद्ध में हैं तो आप अपना डिसेंट नोट दे दें। नहीं आप नहीं लिख सकते। तो मैंने फिर ये थोड़ा जब बात बढ़ा तो मैंने कहा मैडम आप अगर मुझे सरकार की तरफ से आदेश देती हैं कि ये डिसेंट नोट नहीं दिया जाना चाहिए, तो मैं ये लिख के डिसेंट नोट नहीं दूंगा कि मुझे सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि इसमें डिसेंट नोट नहीं दिया जाए, तो मैं कर दूँगा। लेकिन अगर आप मुझे लिखित में ये आदेश नहीं देती हैं, राइट, तो फिर मुझे डिसेंट नोट देना ही है और आप डिसेंट नोट से मुझे रोक नहीं सकती। ठीक है। अब वो वित्त मंत्री जी के लिए शायद थोड़ी सी परेशानी वाली स्थिति हो गई कि डिसेंट नोट नहीं दे, उसको लिखित में दे। मैंने कहा आपके पास पत्रावली पड़ी है, फाइल पड़ी है, आप उसमें ऑर्डर कर दीजिए नो डिसेंट नोट फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो अब वो नहीं दे, वो प्राइम मिनिस्टर के पास पहुँची। प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से मैसेज आया कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कि भाई क्यों लिख रहे हो। तो मैंने उनको भी बताया, उनको पहले भी मामला पता था। फिर एनीवे वो कमेटी बनी कुल मिला के। सो हुआ क्या फिर? फाइनली जब ये तय हो गया उनका और एक आधे और मसले में कि भाई सुभाष को आप डिसेंट नोट करने से रोक नहीं सकते एंड सुभाष डिसेंट नोट लेने के लिए तैयार नहीं है, तो इनका तबादला कर दिया जाए। तो मेरा तबादला हो गया, ट्रांसफ़र कर दिया। और मामले में एक नोट शीट बदलने की स्थिति बनी। तो जब ये 2-3 मसले ऐसे हुए तो मेरा अपना निष्कर्ष पूरी तरह से ये था कि अब सरकार में रहना भी उचित नहीं। तो फिर मेरा मानस बन गया था कि सरकार से रिटायरमेंट लेके ही, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके निकलना है। तो जब उन्होंने मुझे तबादले के लिए कहा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मुझे अपना निर्णय बन गया था कि अब सरकार को छोड़ना। सो मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि आप मूल मुद्दों पे, एसेंशियल प्रिंसिपल्स पे, फंडामेंटल बातों पे कंप्रोमाइज़ करें इस होप के साथ या इस बिलीफ के साथ कि शायद आप रहें तो आप ज़्यादा काम कर सकते। तो आप बिलीव नहीं करते? आई डोंट बिलीव इन दैट। सो एक पॉइंट अगर आ जाता है तो यू हैव टू टेक ए कॉल। सी आई एग्री कि प्रिंसिपल्स के साथ सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। खुद की जो वैल्यू सिस्टम है, खुद के जो प्रिंसिपल्स हैं, खुद को जो सही लगता है, गलत लगता है, उसके लिए जो प्राइस है वो पे करनी चाहिए, राइट। बट जब आप कंट्री लेवल पे हो, व्हेन यू आर एट द टॉप एंड आप जो डिसीजन लोगे, आपकी कमिटी जो डिसीजन लोगी, वो 140 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट करेगा इन सम और द अदर वे, एंड इट्स अ वेरी क्रूशियल पोजीशन। तो यहाँ पर मे बी ये भी ज़रूरी है कि हम दूसरों के साथ कैसे काम कर पाएँ, नॉट जस्ट थिंकिंग कि मैं जैसे करता हूँ वैसे करूँ। डू यू थिंक सो? नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो मैं वाला सवाल है वो तो बिल्कुल अनुचित है। ये बात मैं का नहीं है। ये बात उस चीज़ की है कि देयर इज़ ए पॉइंट जहाँ पे आपको लगता है कि आप जो पब्लिक इंटरेस्ट, इसीलिए मैं इतनी देर से जो कह रहा हूँ कि आप पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बात ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ या नहीं, बट मे बी जो उनका जो सोचने का तरीका हो, हाँ, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट को ही सर्व कर रहा हो, बट आपसे अलग हो। कोई बात नहीं, बिल्कुल संभव है। तो बट एक समय आपको ये जजमेंट कॉल लेने की स्थिति आ जाती है। बहुत समय 36 साल मैंने सेवा की, बहुत बार तबादले हुए, बहुत बार इधर उधर हुआ, उसमें वो कोई बात नहीं है। उसके बाद भी काम करते रहे। लेकिन एक स्थिति जब अगर ये आ जाए कि आपको लगे कि नहीं, अब ना चांसेस ऑफ डूइंग राइट थिंग्स, डूइंग थिंग्स इन पब्लिक इंटरेस्ट आर मच स्मॉलर than the other. I think that is the time a civil servant, it's a very difficult decision. बहुत कम लोग ये डिसीजन ले पाते हैं और बहुत लोग ये जस्टिफाई करते हैं कि आप उसमें बने रहिए, राइट। वो उसके लिए ये जो आर्ग्यूमेंट है वो इसके लिए लिखा रहता है कि भाई आप अपने आप को परपीचुएट भी कर रहे हैं और बने भी रहे हैं, राइट। तो वो ऐसा ना हो कि आप केवल अपने आप को परपीचुएट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, नौकरी बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे हैं और उसको आप एक्सक्यूज़ के लिए इस्तेमाल करें। ऐसा क्या नोटिस किया, अपार्ट फ्रॉम जस्ट यू एंड योर सिचुएशन, ऐसा क्या नोटिस किया? एक या दो चीज़ मुझे बताओ जहाँ पे आपका जजमेंट
पक्का हो गया था कि यार अब मुझे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो चीज़ें होती है उसके चांसेस कम है। मैंने आपको बताया ना, जैसे एक तो ये बड़ा मसला था, ये तो पर्सनल, इसमें हो सकता है पर्सनल डायनामिक्स इन्वॉल्व हो, इसमें हो सकता है कि किसी एक इंसान का मैनिपुलेशन इन्वॉल्व हो सकता है कि उनके आसपास जो लोग हैं प्रॉब्लम उन्होंने सही गाइड नहीं किया हो, या ये भी हो सकता है कि उनका जस्ट सोचने का तरीका पूरा डिफरेंट हो। वी कैन गिव सर्टन बेनिफिट ऑफ डाउट्स। आई डोंट थिंक कि एक सिचुएशन की वजह से आप ये बोलोगे कि यार जजमेंट मेरा हो गया, मैं हटा देता हूँ। आप सही कह रहे हैं। तो जैसे इसमें और अगर और लार्जर पॉइंट से उसे देखें तो देखिए 2019 की बात कर रहे हैं, ये जून जुलाई 2019 की बात है। सरकार वापस आई थी, मोदी जी की सेकंड गवर्नमेंट के लिए वापस आए, और पहली टर्म में जिसमें मैं 2 साल उनके साथ आर्थिक कार्य विभाग के और फाइनेंस सेक्रेटरी के बतौर काम किया। इकोनॉमी के दृष्टिकोण से काफ़ी बड़े डिसीजन भी हुए, अच्छे डिसीजन भी हुए, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि दूसरे टर्म में, और जब मेजॉरिटी और आ गई तो दूसरी टर्म में सरकार और ज़्यादा बोल्डली देश के आर्थिक दृष्टिकोण से और काम करेगी, ठीक है, और बोल्ड डिसीजन लेगी, और देश की जो आर्थिक विकास की दर है उसको भी और बढ़ाने के लिए उसके सारे फैसले। बट संयोगवश जो हुआ 2019 में मई के एंड में जब सरकार वापस आ गई, अगले 1.5-2 महीने में मुझे ऐसे लगा कि बड़े डिसीजंस नहीं हो रहे, छोटे डिसीजंस हो रहे हैं, और आर्थिक मुद्दों के मुकाबले दूसरे और मुद्दों की तरफ ज़्यादा सरकार का ध्यान जा रहा। एग्जाम्पल दो। आर्थिक मुद्दों में जैसे आप देखिए कि प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहिए, ठीक है, हमें इकोनॉमी को और लिबरलाइज करना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, टैरिफ्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, राइट। सरकार को कम ध्यान दे के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाने चाहिए, ठीक। ये सब नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे थे। क्या हो रहे थे? जैसे आपके ट्रेडर्स के लिए इंश्योरेंस की स्कीम आ गई, पीएम किसान की स्कीम आ गई कि किसानों को 6-6 हज़ार रुपये दीजिए। ये सब अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, मैं इसको वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देश की जो आर्थिक प्रगति के लिए इनका इतना बड़ा महत्व नहीं था। तो मुझे ऐसा इंक्रीजिंगली एहसास होने लगा उस समय कि जो सरकार का टेंशन आर्थिक मुद्दों से थोड़ा हट रहा है, और मेरा इंटरेस्ट, मेरा क्षेत्र जो है वो आर्थिक मुद्दों का, आर्थिक वित्तीय मुद्दों का ज़्यादा था। दूसरे कौन से मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है? अगेन मैं आपको कह रहा हूँ वो भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, उनको, उनमें मुझे उज़्र नहीं है, कोई वो नहीं है। अब जैसे उसी समय जम्मू कश्मीर का मसला हुआ, अच्छा मसला, अच्छे डिसीजन हुए, ठीक है, लेकिन सरकार के ध्यान उस तरफ ज़्यादा जा रहे थे और आर्थिक मुद्दों से कम हो रहे थे। तो ये हुए, प्लस जो मैंने आपको बताया स्पेसिफिक केसेस हुए, ये हुए, तो इन सब से मुझे लगा कि मुझे अपना शायद मेरा समय पूरा हो गया, इसलिए मुझे चल देना चाहिए। हर कोई ज्वाइन जब करता है ना, सारे ऑफिस जब ज्वाइन करते हैं, या जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनके दिमाग में एक आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है कि हम जाएंगे तो सर्विस ऐसी होगी, आपके दिमाग में भी होगी, राइट। और जब आप आए तो हार्श रियलिटी डिफरेंट होगी, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वर्सेस हार्श रियलिटी वुड बी डिफरेंट, मल्टीपल फैसेट्स में, मल्टीपल फेसेस में। टेल मी डिफरेंसेस कि क्या एक्सपेक्ट करके आए थे सर्विस में और क्या रियलिटी निकली। ईमानदारी से मेरी ख्याल से बहुत सारे जो ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं उनको ये ज्ञान ही नहीं होता कि आईएएस में क्या करना है। उनको ऊपर कुछ चीज़ें दिखती हैं कि भाई कलेक्टर बन जाएगा या एसडीएम बन जाएगा, उसके बाद कलेक्टर बन जाएगा और बड़ा अफसर बन जाएगा, भाई इतना ही पता होता है, इतना ही समझ रहती है। वो उसको एक्चुअली क्या करता है, कलेक्टर क्या करता है या आईएएस ऑफिसर्स क्या करते हैं, उतनी जानकारी उनको होती नहीं है। ये ब्रॉड मोटी बात ही बस इतनी ध्यान में रहती है। तो अगर यही चीज़ के साथ आप जाएं तो जब आप पहुंचते हैं वहाँ पे
सर्विस में अपना काम शुरू करते हैं, जब आपको जिम्मेवारी मिलनी शुरू होती है, आप पहले एसडीएम लगे या फिर एडीएम लगे, फिर या कलेक्टर लगे, या फिर बाद में सेक्रेटेरिएट में काम करने लगे, विभागाध्यक्ष हुए, तो आप एक्चुअली वहाँ जाके पहले कुछ दिनों में तो सीखते हैं कि आपको काम क्या करना है, तब आप डिस्कवर करते हैं। लेकिन अगर आपके पास बेसिक इंग्रेडिएंट हो कि आप समझ लें बहुत जल्दी क्या काम है, उसमें क्या पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल है, क्या क्या अपेक्षा है, और उस हिसाब से फिर आप अपने को पूरा अपना कर्तव्य समझ के काम करने लगे, और तब चैलेंजेस बहुत आते हैं, ऐसा नहीं चैलेंजेस नहीं आते। तब आप उस समय, मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसी स्थिति कभी नज़र नहीं आई कि मैं क्या एक्सपेक्टेशन लेके चला था। मुझे तो वो जो काम मिला, उस काम में मुझे क्या करना है, उस काम को कैसे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करना है, कैसे अपने पब्लिक इंटरेस्ट को उसमें सर्व करना है, कैसे एक्सेल करना है, वो चीज़, तो उसमें फिर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता। ओके। उसमें आप अगर ऐसे चैलेंजेस मिलते हैं, आपको लगता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, शुरू में एसडीएम की पोस्टिंग मिली, राइट। अब उस समय में काफ़ी ये काम होता था, भाई ज़मीन एक्स्ट्रा है सरकार के पास, सीलिंग में आई, ज़मीन ही आई, जो सरकार के पास और ज़मीन है वो गरीबों को आवंटित करते हैं, राइट। अब अच्छा काम है, उससे जो फालतू जो सरकार की ज़मीन पड़ी है उसको अगर आप गरीब किसानों को दे दो, वो भी खेती कर लेंगे, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, और साथ में देश का उत्पादन भी बढ़ेगा। इससे यही पब्लिक इंटरेस्ट है, बहुत बढ़िया काम है, राइट है। सभी इसमें नुकसान क्या है। अब हकीकत में जब आप पहुंचते हैं तो आप क्या देखते हैं कि कुछ जगह पे जो है वो बड़े किसान ने कब्जा कर रखा है, राइट, और नियम के हिसाब से आप बड़े किसान को नहीं दे सकते, राइट। अब आप छोटे किसान को अगर वो दे दें तो आप उसको बड़े किसान का दुश्मन बना दें, उसको बजाय ज़मीन मिलने के वो कोर्ट कचहरी के चक्करों में लग जाएगा, राइट। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करें, तो क्या करते हो, राइट। तो मैंने जो किया वो अनकन्वेंशनल था। क्या किया? मैंने ये देखा कि भाई इसमें देखिए, खेती होने का पर्पज़, देश के उत्पादन का पर्पज़, तो वो भी सर्व हो जाएगा अगर बड़े किसान को भी मिल जाए, राइट। अगर ये छोटे किसान को ज़मीन दें तो वो कोर्ट कचहरी में चक्कर खाएगा, उसके नुकसान होगा, उसको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो ज़मीन इसको बड़े किसान को मिल रही है, उसको अगर मुफ्त में, क्यों, ज़मीन अलॉट करने का नियम है केवल मुफ्त में देना, राइट। तो मेरा अपना सोल्यूशन पूरी तरह से कानून सम्मत नहीं है। मेरा अपना सोल्यूशन ये था कि भाई अगर हम इस बड़े किसान, जो स्ट्रिप है केवल, बाकी नहीं, अगर जहाँ हम खाली करवा सकते हैं वहाँ खाली करवा दें, लेकिन जहाँ खाली नहीं करवा सकते, या स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो उसके पास ज़मीन में लगी हुई है, अगर हम उससे पूरा पैसा ले लें और उसको दे दें, राइट, और वो जो छोटे किसान को दूसरी जगह ज़मीन दें जो खाली है, तो शायद सबसे बेहतर हो। अब ये नियम नहीं है कि आप उसे पैसे ले सकते हैं, तो क्या करें, तो क्या किया? तो मेरा अपना तरीका मैंने ये निकाला कि भाई आप ये पैसे जो हैं वो पंचायत में दान कर दीजिए, राइट। तो पंचायत फिर जनता के काम करा लेगी। तो ये तरीके से हमने अलॉटमेंट भी की और विवाद भी कम किए। बट फिर छोटे किसान को क्या मिला? कुछ भी नहीं। कुछ छोटे किसान को वो ज़मीन दो जो ज़मीन पे कब्जा नहीं है, जो खाली नहीं, और अगर बाय द वे ना भी हो तो उस किसान को वो ज़मीन देने से कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें उसकी जो थोड़ी बहुत उसकी जो आमदनी वो भी ख़त्म हो जाए। बहुत लोग जब ये सुनेंगे तब वो बोलेंगे कि आपने छोटे किसान के साथ गलत किया, क्योंकि उसको जो अच्छी ज़मीन मिल सकती थी वो आपने दी नहीं। आपका एज अ गवर्नमेंट, एज समबडी जिसके पास कानून व्यवस्था सब चीज़ें हैं, वो इंसान चाहता तो किसी तरह से रोक सकता था एक बड़े किसान को, और छोटे किसान की जो हक की ज़मीन थी उसे दिला सकता था, पर आपने वैसा नहीं किया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो हकीकत में उसको और आइडियलिज्म में, अगर आइडियलिज्म आप हकीकत में ट्रांसलेट नहीं कर सकते तो उस आइडियलिज्म को ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, मेरा विश्वास। अगर आइडियलिज्म को हकीकत में बदल सकते हैं तो उसको ज़रूर कर लीजिए। वो बहुत बार मैंने किए हैं अपनी ज़िंदगी में, नियमों के बाहर भी जाके किए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो उसको और परेशान मत करिए। मैं आपको बताता हूँ, हमारे कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस थे। बाद में जब मैं कलेक्टर बना उस समय भी कई सारे केसेस में, दूसरे ज़िले में, वहाँ पे भी कई सारे ऐसे केसेस आए
कि किसान जिसको ज़मीन आपने आवंटित की है, वो किसान को केस में उलझ गया है और वो आ रहा है कोर्ट कचहरी में, उसके पास ना ज़मीन है, उसके पैसे और खर्च हो रहे हैं। अब उसके पास ना वकील हायर करने के लिए पैसा है, ना उसकी और रोजी रोटी जो है वो भी ख़राब हो रही है। तो उस समय फिर मैंने ये तय किया कि भाई इसका वकील मैं हूँ जो परेशान हो रहा है, मुझे तय करना है, बट इसका वकील भी मैं ही हूँ, राइट। तो अब आप ये जिसने कब्जा कर रखा है वो बताए कि उसको क्यों नहीं पनिश करके उसको हटाया नहीं जाए, और इस किसान को तो फ्री करिए कि जिसको ज़मीन नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको कम से कम उसका और नुकसान तो नहीं। तो ये जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आइडियलिज्म और रियलिज्म में एक बैलेंस बनाना एक पब्लिक सर्वेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। टेल मी, जैसे जब बजट बनता है और ये हर साल डिसाइड होता है कि इतना खर्चा हम यहाँ करेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट हम यहाँ करेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट हम इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, फाइनल डिसीजन फाइनेंस मिनिस्ट्री का होता है कि प्राइम मिनिस्टर का होता है? ये देखिए समय समय पे बदलती है स्थिति, बजट के लिए हर समय, हाँ बजट के भी हर समय पे एक स्थिति नहीं रहती। अगर आप इसमें 3 मुख्य प्लेयर मान लीजिए, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी फ़र्क है क्योंकि बजट का लगभग ये हकीकत है, लगभग 90-92% तो चला आता है, उसमें आप कुछ बदलाव नहीं करते। Okay. जो बदलाव करते हैं वो 5 से 7% में ही ज़्यादातर बदलाव होता है। और उस पर अभी जो स्थिति है पिछले कुछ समय से 8-10 साल से, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का काफ़ी ज़्यादा रोल है, राइट। वो तो बड़े जो भी डिसीशंस होते हैं उसमें अगर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी प्रस्ताव शुरू हुए तो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अप्रूवल ज़रूरी है, और अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से शुरू हुए तो फिर वो वैसे भी अप्रूवल हो जाएगा उसका। तो आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा, और मैं तो 2-3 बजट में मुझे बनाने का मौका मिला था, मुझे कोई कहने में हिचक नहीं, हमारा अपना कंट्रीब्यूशन भी बहुत था, वित्त मंत्रालय का भी अपना था, लेकिन बहुत सारे मसलों में अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री ऑफिस की सहमति से या उनके हिसाब से। ओके, लॉन्ग प्रोसेसेस हैं। अब ये प्राइम मिनिस्टर हैंड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं हर चीज़ में। तो 5-5, 6-6 मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे बजट से पहले होती थी, अभी भी होती होंगी। मैं और हम लोग बजट की एक बजट स्पीच की एक लाइन पढ़ते थे उनकी 5-6 बार, 4-5 बार। डू यू थिंक इट्स गुड और बैड? इन माई जजमेंट इट्स गुड, क्योंकि देश का चीफ एग्जीक्यूटिव तो प्राइम मिनिस्टर है, यस, राइट। सो जो पॉलिसी सेटिंग करता है, बट उसके अपने चैलेंजेस भी हैं। अगर एक मानस बन गया कि इस तरफ जाना है और वो मानस सही नहीं है तो उसको चेंज कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। सो आइडियली आई वुड बिलीव कि प्राइम मिनिस्टर का अंतिम निर्णय होना चाहिए, बट प्राइम मिनिस्टर शुड बी ओपन टू लिसन टू everyone else and then take a decision, right? Do you think our current prime minister is open to listen to us? अब मैं आपको उस किताब में बहुत सारे मैंने इंस्टेंसेस दिए जिसमें एटलीस्ट मेरे उस समय 2 साल में तो आई फाउंड हिम रिसेप्टिव, बहुत सारी चीज़ों को सुनते थे। अब उसके बाद पिछले 5 साल में क्या स्थिति बनी है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ही वाज वेरी रिसेप्टिव। और कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे गवर्नमेंट आज बहुत खर्चा करती है एंड वहाँ नहीं करना चाहिए उन्हें? देखो, सरकार के जो खर्चे हैं वो बेसिकली 4 तरह के खर्चे होते हैं, राइट। एक तो खर्चे वो होते हैं जिस पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, वो तो करने हैं, तो आपने पहले लोन ले लिए तो इंटरेस्ट पेमेंट करना है, आपने सरकारी कर्मचारी रखे तो आपको पेंशन का पेमेंट करना है। तो ऐसे कुछ खर्चे हैं जिस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है, उनको आप शॉर्ट टर्म में कंट्रोल नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म में केवल कंट्रोल कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द डेट बर्डन। तो आप फिस्कल डेफिसिट इतना नहीं बढ़ा के चलें, तो दैट इज़ वन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर।
दूसरा तरह का खर्चा होता है जो अपन डिस्कस कर रहे थे, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हेल्थ, एजुकेशन, राइट। इस तरह के खर्चे बढ़ने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। तीसरे तरह के खर्चे जो मैंने आपको बताया, ग्रोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह, बहुत सारे, इसमें बहुत सारी जगह ऐसी है जिसमें आप काट सकते हैं। और चौथे जो खर्चे हैं वो जिसको आप कहते हैं सोशल वेलफेयर या रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, जैसे पीएम किसान हुआ या फूड सब्सिडी हुई, इस पे अब हमारे 48 लाख करोड़ के बजट में तकरीबन 11-12 लाख करोड़ इस तरह के चीज़ों पे खर्च होता है। इसमें भी काफ़ी स्कोप है उसको कम करने का। तो ये दो जगह यू फील, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ, जो वेस्टफुल अननेसेसरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको कम करना चाहिए। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम खर्चे बिल्कुल नहीं करते एंड हमें वहाँ करने चाहिए जिससे ग्रोथ होगी कंट्री की? मेरी अनुमान से पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, स्पेशली हम एनवायरनमेंट पे बहुत कम खर्चा करते हैं, पोल्यूशन पे बहुत कम खर्चा करते हैं, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत ख़राब हो रही है, बहुत अफेक्टेड हो रही है। उस एरिया में हमें खर्चे बहुत बढ़ाने चाहिए, राइट। दूसरा, हमें ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी हमने बात की, उस चीज़ पे मोर इमेजिनेटिवली करते हुए हमें खर्चा बढ़ाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, हमारा सिक्योरिटी पे हमें थोड़ा खर्चा बेहतर करना चाहिए, कम नियंत्रण करना चाहिए। सो देयर आर एरियाज, हम और डिटेल में, बिकॉज वी विल नीड, ये मैं एक और किताब लिखता हूँ बाय द वे, वो शायद आपके नज़र में, मैं हर साल बजट पे कमेंट्री लिखता हूँ। हाँ। 2 साल से लिख रहा हूँ। उसमें मैं हर एक आइटम, जैसे अभी हमने सोशल वेलफेयर की बात की, उसके तकरीबन 100 हेड्स हैं जिसमें वो खर्च करते हैं। मैं उन सब की एनालिसिस करके बताता हूँ कि इस पे क्या हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के, स्कॉलरशिप्स के, 50 तरह के खर्चे हम करते हैं। अब ये इस बार सरकार ने अनाउंस किया था, अगर आपने देखा हो पिछले बजट में, एम्प्लॉयमेंट में 5 बड़े प्रोग्राम अनाउंस किए थे कि भाई एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, इंटर्नशिप स्कीम्स, और ये ITI इसको स्ट्रेंथन करने का। उस पर मैंने लिखा, उसमें बताया ये एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बड़े बैडली कंसीव्ड है, बड़े बिना सोचे समझे बनाए। सो बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत है, एक एक चीज़ है, बहुत स्कोप है। गवर्नमेंट यूजुअली, डू यू थिंक कि बड़े प्लेयर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है देन स्मॉल प्लेयर्स? देखिए, स्मॉल बिजनेसेस को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। गवर्नमेंट सारी पॉलिसीज़, इंसेंटिव्स, सब्सिडीज़, सारे फेवर्स बड़ी कंपनीज के लिए करती है। सो बड़े बिजनेस को पैसा ज़्यादा मिलता है और छोटे बिजनेस को बात ज़्यादा मिलती है। तो बातें तो ज़्यादा होती है छोटे बिजनेस की, MSMEs की खूब बातें होती है, राइट, और पैसा एक्चुअली बड़े बिजनेस को मिल जाता है। हाँ, एक्सप्लेन करो थोड़ा डीप में दोनों को। सो अब आप, अभी हमने कैपेक्स की बात की, अगर आप इसको थोड़े और गहराई में देखिए, कैपेक्स कहाँ जाता है? आपने रेलवे पे 2.5 लाख करोड़ खर्च करेंगे, किसके पास जाएगा? बड़े बिजनेस के पास। सारा बड़े बिजनेस। रोड्स पे आप खर्च करेंगे, किसके पास जाएगा? बड़े बिजनेस के पास। BSNL, मेट्रोस, डिफेंस, किसके पास जा रहा है? सो इफ़ेक्टिवली जो कैपेक्स है वो इफ़ेक्टिवली बड़े बिजनेस के पास जाता है। अभी 2-3 दिन पहले CII ने अपना एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन, हर बार देते हैं, दिया है। उसमें वो कह रहे हैं कैपेक्स बढ़ाओ, कैपेक्स वो सीधा उनको ही मिलता है। या वो कहेंगे कि भाई आप ये टैक्स कम कर दो और कम टैक्स कर दो कंपनियों पे, इन पे, राइट। तो और वो उनके अगर कुछ भी निर्णय हो जाते हैं तो उनका इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनको फ़ायदा। MSMEs जो हैं वो संख्या में बहुत ज़्यादा है। अब बड़े बिजनेस को अगर आप कंपनीज, बड़ी कंपनी टोटल मिला के देश में करीब 15-16 लाख ऑपरेटिंग कंपनीज हैं। बड़ी कंपनीज जो लिस्टेड हैं वो तो 3-4 हज़ार ही हैं। और आपके BSE, NSE, सेंसेक्स और ये BSE वाली जो इंडेक्स है उसमें तो 50-60 कंपनियां जो हैं देश की, 70-80%, 60-70% का सारा टर्नओवर उनका। तो वेरी फ्यू कंपनीज विद PLIs किसके पास जा रही है? 20% कंपनीज टेक्निकली जनरेट्स 80% रेवेन्यू। PLI किसके पास जा रही है?
सारी जो PLI चला रहे हैं हम, सोलर पे चला रहे हैं, बैटरीज पे चला रहे हैं, बड़ी कंपनी, मोबाइल्स पे, किसके पास बड़ी कंपनी? तो बड़ी कंपनी के पास पैसा चला जाता है सरकार का, और छोटी कंपनी, मैंने कहा बात तो उनको, ये प्रोग्राम है तुम्हारा, वो प्रोग्राम है, उनका बजट क्या है? तो उन्हें कुछ मिलता ही नहीं, तो बड़ी कैसे होंगी? छोटी कंपनीज बड़ी कैसे होंगी? वो दूसरा मुद्दा है। बट छोटी कंपनी technically normally are not very advanced. They don't have any technology. They are nearer to customer. So they provide better service. Ideally जो छोटी कंपनी है वो भी कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, कि उसी स्पेस में अब आप रेलवे से आपके घर नहीं जा सकते, रेलवे स्टेशन से अपने घर आप ऑटो में ही जाएंगे। सो बड़ा बिजनेस जो है वो बड़ा काम कर पाता है, छोटे बिजनेस का ऑटो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, राइट? तो स्मॉल जो SMEs हैं वो अगर अपने स्पेस में काम करती हैं, ऑफ कोर्स वो छोटी, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है देश में, करीब 8-9 करोड़ ये दुकानों से लेके सब छोटे मोटे बड़े बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस हैं। तो वो जितनी सेवा करते हैं उनमें से काफ़ी प्रॉफिटेबल भी हैं, वो लॉसेस में नहीं है, राइट? तो उनको मदद सरकार कर सकती है। देखिए उनकी जो समस्याएं उसको दूर करके, फॉर एग्जांपल एक चीज़ आप आश्चर्य करेंगे कि छोटे बिजनेस की आइडेंटिटी नहीं है। छोटे बिजनेस की क्या आइडेंटिटी है? कुछ भी नहीं। और हमने देश में आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई कि छोटे बिजनेस की सबकी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर दे। आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर सकते तो उनको फिर लोन्स भी नहीं मिलते, और छोटे लोन से तो बैंक्स भी नहीं देते उनको, तो उनको फाइनेंस की अवेलेबिलिटी बहुत बहुत कमज़ोर है, उनके पास इक्विटी नहीं होती। देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि स्मॉल बिजनेसेस को कैपिटल मिल सके। ना आइडेंटिटी है, ना कैपिटल है, ना ढंग के लोन्स हैं, ना वर्किंग कैपिटल है। तो वो जो एरिया है, अब कोरोना के टाइम में ये बहुत सारी बिजनेस बंद हो गए, क्योंकि उनके पास तो कुछ, वो तो रोज़ कमाते हैं, ज़्यादातर रोज़ खाते हैं। अगर आप उनको कह दीजिए कि भाई आप काम नहीं करेंगे, आप घर से नहीं निकलेंगे, तो ना तो वेंडर की काम करेगा, ना दुकान पे बेच पाएगा, ना कुछ अपना छोटा मोटा पकौड़े बनाएंगे, व्हाटएवर, कुछ वो सब नहीं कर पाएगा, तो उसका तो धंधा बंद, और उसका वो काम बंद, तो उसके पास कुछ भी खाने भी नहीं मिलेंगे। आपकी सेंसिटिविटी इन बिजनेसेस के प्रति, और इनको मैंने कहा आइडेंटिटी, कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे कैपिटल भी मिल सके, ज़रूरत पड़े लोन्स मिल सके, वर्किंग कैपिटल मिल सके, और उनको अपना बिजनेस करने का मौका दिया जाए। वो पुलिसमैन ही आके उसको किसी को यहाँ से उठा देता है, कभी वहाँ भेज देता है। दे आर इन अ वेरी बैड शेप। वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। हाँ, एंड व्हाई आर वी नॉट? हमारी सेंसिटिविटी नहीं है, हम अभी भी बहुत कुछ फ्यूडल हैं। हमारा दिमाग जो है अभी भी, ये जो छोटा वर्ग है या छोटे बिजनेसेस हैं, उनको ना समझता है, ना उनके साथ सिंपैथी रखता है। बहुत आसान है एक वेंडर को, उसके ठेले को हटा देना बिना समझे कि इस पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा। हम क्यों इतनी स्लम्स हमारे देश में बनती हैं? ये स्लम्स कहाँ से शुरू होती है? क्यों हम ऐसी स्थिति नहीं क्रिएट करते कि आदमी अपनी रोज़गारी अपना छोटा बिजनेस कर सकता? क्यों नहीं करते? क्यों स्लम्स बनते? अब और बहुत डीपर हमारी सोशल स्ट्रक्चर है, या हमारी प्रेजुडिसेस है, या हमने कितनी एजुकेशन स्टैंडर्ड, क्या हमने इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए उनके लिए, नहीं किए, ये जो अभी थोड़ी देर, मैंने दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। बट जब तक हम इनको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो वो जो हम हवा में बात करते रहते हैं, भाई ये हम तो इतनी बड़ी इकोनॉमी हो गए, 3rd हो जाएंगे, 4th हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देश का जो एक बड़ा वर्ग है, देश की जो मेजॉरिटी है,
उसकी लाइफ में उतना परिवर्तन नहीं आएगा जितना आना चाहिए। गॉट इट। हमारा फोकस कैपिटल जो हमारे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आती है, गवर्नमेंट का जो पैसा आता है, उसको इस तरीके से हम यूज़ करते हैं जिससे वोट्स आए, कि उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं जिससे कंट्री की ग्रोथ हो? ज़्यादा फोकस कहाँ होता है? पॉलिटिकल लेंस इस बात को स्क्रूटनाइज करता है कि इससे पॉलिटिकली फ़ायदा है नहीं। अगर कोई चीज़ की जाए जिससे पॉलिटिकली भी फ़ायदा है और कंट्री को भी फ़ायदा है तो वो उसमें कोई आपत्ति टॉप नहीं। प्रायोरिटी है। लेकिन जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो वहाँ पे अभी भी हम जो पॉलिटिकली फ़ायदे वाली चीज़ है उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हमको फाइनेंस इकोनॉमिक्स से कोई मतलब नहीं, मतलब नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, उसको प्रेफरेंस देते हैं। बट ऐसे ओवरऑल जब बजट प्रिपेयर करते हो, बिकॉज यू हैव बीन पार्ट ऑफ बजट, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सब लोग खुश होने चाहिए, कि मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हर देश आगे इस तरीके से जाना चाहिए? होना तो ये चाहिए कि देश आगे जाए, बट ये भी सत्य है कि जितने बहुजन सुखा है बहुजन हिता, तो वो वाला कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएं। तो आप लोगों को ये मैंडेट होता है कि ऐसा कुछ बनाओ जिससे लोग खुश हो? आप अगर बजट स्पीच को पढ़ें तो बजट स्पीच तो सिर्फ इसी दृष्टिकोण से आजकल लिखी जाती है कि ज़्यादातर लोग आपसे खुश हो। वो मैंडेट और जो देश की नीतिगत और वो सारे वो बाकी और बजट डॉक्यूमेंट्स में चले जाते, छुपा के डाल देते हैं। पर सर पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगना तो नहीं, जीएसटी पॉपकॉर्न पे लगती है। हाँ, जो डिस्टिंक्शन है हाँ, कि ए बी सी डी इतने तरह के पॉपकॉर्न अलग अलग, कैरामेल पे अलग लगेगा और इसमें अलग दिस लगेगा। इज टेकिंग द this is nitpicking of highest order, if I may say so. Nitpicking नहीं, शुगर के ऊपर बढ़ाया तो that's why it just became a thing, right? हमें मूव करना चाहिए कि ज़्यादातर चीज़ों पे एक रेट हो। हाँ, हम एक ही चीज़ पे 5 रेट करने की तरफ जा रहे हैं। That is problem. Got it. Perfect, sir. Thank you so much for having a conversation with me. मज़ा आया मुझे बहुत सारी चीज़ें बात करके। I hope you found it interesting. Yeah, I found it interesting. That's why इतनी देर तक चला ये मज़ा हो रहा। So But good. Thank you so much for doing this. thank you. I enjoy talking to especially IS officers. Like really, because ना हर बार उनसे बात करो आपको fascinate करते हैं। हर IS officer fascinates you because their knowledge, like sheer knowledge of how in depth they know about certain things, it's amazing. तो आपको वो पढ़नी चाहिए थी मेरी किताब We Also Make Policy. हाँ, I know. जो We Also Make Policy, वो बहुत सारे सवाल है मेरे, मैं पूछूंगा बीच में आपसे। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.